मेरे अच्छे भाई ने मुझसे बदला लेने के लिए उन दो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स को, जो उसे पसंद करती थीं, मुझे परस्यू करने के लिए भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। धोखा खाकर मैंने उन दोनों से एक के बाद एक शादी कर ली, लेकिन वो चेंजी के लिए मरने को तैयार थीं। बुढ़ापे तक जब चेंजी ने इतराते हुए मेरे सामने शेखी बघारी, तब जाकर मुझे समझ आया कि जिस खुशी को मैंने संजोया था वो सिर्फ एक भ्रम था जो उसने मुझे दिया था। पता चला कि मेरी आधी जिंदगी की खुशियां और गम किसी और ने मैनिपुलेट किए थे। आखिर में मैं वो झटका बर्दाश्त नहीं कर सका और नफरत से भरा हुआ मर गया। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो मेरा पुनर्जन्म उस पल में हुआ था जब मैं हाई स्कूल के आखिरी साल में अपना कॉलेज एप्लीकेशन भर रहा था। आईने में उस जवान झुर्रियों से मुक्त चेहरे और अभी भी साफ नकल्स को देखते हुए कुछ पलों के बाद मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और ऑफिस की तरफ भागा। टीचर से अपना एप्लीकेशन नॉन यूनिवर्सिटी से बदलकर बी यूनिवर्सिटी करने को कहा। यह सुनकर टीचर का चेहरा खुशी से चमक उठा। तुम आखिरकार होश में आ गए हो। तुम पूरे शहर के टॉप स्टूडेंट हो। बी यूनिवर्सिटी ना जाना एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं सिर्फ कड़वी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा दिया। चूंकि टीचर जैंग भी मेरे फैसले से बहुत खुश थीं, मेरे एप्लीकेशन को बदलने का प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया। जब मैं घर पहुंचा तो घर में कुछ बिन बुलाई मेहमान थे। वो मेरी दो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स बिंग बिंग और लियू रुआन थीं, और साथ में मेरा अच्छा भाई चेंजी था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे वापस आता देखकर निंग बिंग, जिसकी पर्सनैलिटी आमतौर पर ठंडी थी, अब मेरी तरफ प्यार से मुस्कुरा रही थी। क्या तुम भूल गए? हमने आज तुम्हारे घर पर जमा होने का प्लान बनाया था ताकि हम चारों के एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का जश्न मना सके। लियू रुआन ने अपनी जिद्दी और बेपरवाह पर्सनालिटी के साथ मेरी तरफ कुछ कदम बढ़ाए और मेरे सर पर हल्के से मारा। पागल, हमें पता है कि तुम पिछले कुछ दिनों से वैलिडिक्टोरियन स्पीच तैयार करने में बिजी थे, इसलिए हम यहां थोड़ी देर से डेकोरेशन कर रहे हैं। तुम्हें बस आना है और खाना है। मैं बस अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी मेरा फोन बजने लगा। ये टीचर की कॉल थी। फैंग युआन, तुम अभी इतनी जल्दी में गए थे? एक बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल गई। असल में 3 दिन में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के तौर पर स्पीच देने वाले तुम होने चाहिए थे, लेकिन अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 2 प्रभावशाली मेंबर्स ने अचानक एक साथ बोलकर स्पीकर को बदलकर चेंजी कर दिया। टीचर जैंग की आवाज में अफसोस की झलक थी। साफ तौर पर तुम चाहे कैसे भी देखो, टॉप स्टूडेंट के नाते मैं स्पीच देने के लिए ज्यादा काबिल था। मुझे नहीं पता कि चेंजी और उन 2 बोर्ड मेंबर्स के बीच क्या रिश्ता है जो उन्होंने खुद बोलकर स्पीकर को बदल दिया, लेकिन टीचर की उलझन के मुकाबले मैंने बस अपने सामने बे निंग बिंग और लियू रुआन को देखा और अपने दिल में सब कुछ साफ साफ समझ गया। बात सिर्फ इतनी सी है कि इन 2 चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स के पिता क्या वो स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स नहीं हैं? मैं समझ गया। शुक्रिया टीचर, मैंने शांति से सर हिलाया, इस बात को कबूल करते हुए। टीचर जैंग ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना शांत रहूंगा, और वो थोड़ी हैरान थीं। तुम टॉप स्टूडेंट हो, तुम यकीनन बेहतर स्पीच देते। ये एक सम्मान की बात भी है। क्या तुम इसे वाकई चेंजी को देना चाहते हो? मैं शांत रहा और यहां तक कि मुस्कुरा दिया। इसे जाने दीजिए, सिर्फ इस बार ही नहीं, बल्कि मैं बिंग बिंग और लियू रुआन को भी चेंजी को दे दूंगा। आखिरकार अपनी पिछली जिंदगी की तकलीफों को मैं फिर कभी महसूस नहीं करना चाहता। मेरी पिछली जिंदगी में बे निंग बिंग और लियू रुआन ने भी मुझे इसी तरह परस्यू किया था, जैसे उन्होंने अपना पूरा दिल मुझे दे दिया हो। पहली बार मैंने बे निंग बिंग से शादी की, लेकिन हमारी शादी के तीसरे साल में बे निंग बिंग चेंजी को बचाने के लिए कार एक्सीडेंट में मर गई। तभी मुझे पता चला कि वो मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी। शुरू से आखिर तक वो जिसे पसंद करती थी वो हमेशा चेंजी ही था। मुझे दोहरा झटका लगा और मैं पूरी तरह टूट गया। इसी पल लियू रुआन मेरे सामने फिर से आ गई। उसने मुझे दर्द से निकलने में मेरी मदद की और मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू की, मुझे ये बताते हुए कि मेरे पास अभी भी वो है। इसलिए दूसरी बार मैंने लियू रुआन से शादी की। शादी के बाद मैं उसके साथ पहले की तरह ही नरम था, लेकिन उसी के साथ एक लिहाज वाली दूरी का एहसास था। पहले मुझे लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्यार पारिवारिक लगाव में बदल गया है। जब तक कि एक बूढ़े और कमजोर चेंजी को दिल की बीमारी का पता नहीं चला, तब तक उसने मेरे इनकार के बावजूद बिना हिचकिचाहट अपना दिल डोनेट कर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि लियू रुआन जिस शख्स को पसंद करती थी वो भी चेंजी ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, अगर मेरी दोनों बीवियां चेंजी को पसंद करती थीं तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों करनी चाहिए। जनाजे तक चेंजी ने बीचा दिखाते हुए मुझे पूरी सच्चाई बताई।
उन्होंने तुमसे शादी क्यों की? बेशक, ये सब इसलिए था क्योंकि मैंने ये सब अरेंज किया था। मैंने उनसे कहा था, अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे परस्यू नहीं किया तो मैं उनकी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। वो दोनों डर गई थीं, इसलिए वो तुम्हें परस्यू करने के लिए दौड़ चली आई थीं। ओह सही। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम्हारा एक भी बच्चा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन दोनों ने अपनी मर्जी से मेरे लिए ऐसा किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि भले ही उनकी शादी तुमसे हुई हो, लेकिन उनके दिल हमेशा मेरे ही रहेंगे। वो तुम्हारे साथ कभी कोई बच्चा नहीं करेंगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मैं चिल्लाया और चेंजी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, और जो वजह उसने बताई वो भी उतनी ही बेतुकी थी। क्यों? बेशक, इसलिए क्योंकि मैं तुमसे जलता था। तुम एक खानदानी अमीर घराने में पैदा हुए थे। बचपन से ही तुम्हें कभी खाने या कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ी। जो चीजें मैं पाने के लिए तड़पता था वो तुम्हें आसानी से मिल गईं। बेशक, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं बस तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता था। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि जिस खुशी को तुम इतना कीमती समझते थे वो सब मेरी दी हुई एक गलत फहमी थी। इतना कहकर चेंजी गर्व के साथ वहां से चला गया। जहां तक मेरी बात है, मैं गुस्से से इतना भर गया था कि मुझे ताज़ा खून की उल्टी हुई और मैंने अपनी आखिरी सांस ली। अब जब किस्मत ने मुझ पर रहम किया है और मुझे दोबारा शुरुआत करने का एक और मौका दिया है, इस बार मैं किसी भी तरह से उनके साथ नहीं जुड़ूंगा। क्या बात है? जब मैंने फोन रखा, चेंजी उत्सुकता के साथ पास आया। मेरे चेहरे के भाव बिल्कुल आम रहे, जैसे मैं किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा था जिससे मुझसे कोई लेना देना नहीं था। 3 दिन बाद होने वाला स्पीकर बदलकर तुम्हें कर दिया गया है। मैंने तुम्हारी तरह अच्छे से टेस्ट नहीं दिया था और मैं तुम्हारे जैसा बेहतरीन भी नहीं हूं। ये अचानक मेरे लिए कैसे बदल गया? फिर मैं अब और नहीं खाऊंगा। मुझे जल्दी घर जाकर तैयारी करनी होगी। चेंजी की आंखें हैरानी से भरी थीं और बोलने के बाद वो तेजी से बाहर चला गया। लेकिन निंगबिंग और लूरू यान ने उसे नहीं रोका, बल्कि उनकी नजरें चेंजी की पीठ पर टिकी थीं। उनकी आंखों में मौजूद प्यार को छुपाना नामुमकिन था। वो बस ये चाहती थीं कि वो अगले ही पल चेंजी के साथ चली जाएं। मैंने उनकी नजरों को देखा और ठंडे दिमाग से कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम अभी यहां हो, हम उसके पीछे क्यों जाएंगी? एक जुमले ने तुरंत निंगबिंग को होश में ला दिया। उसने मेरी तरफ वापस देखा और अपनी हंसी नहीं रोक सकी। एक पल के लिए रुककर उसने फिर मुझे दिलासा देने का नाटक किया। ये सिर्फ एक स्पीकिंग स्लॉट है, उदास मत हो। सही कहा, हमारा फांग युआन इतना बेहतरीन है। ये स्कूल ही अंधा है जिसने तुम्हें बदल दिया। लूरू यान ने भी निंगबिंग की बात में हाँ मिलाई। मैंने अपने होंठ सिकोड़े और कुछ नहीं कहा। मेरी पिछली जिंदगी में उन्होंने मुझे बिल्कुल इसी तरह दिलासा दिया था, लेकिन हकीकत में स्पीकर बदलने का इंतजाम उन्होंने ही किया था। मेरे मुंह से कुछ निकलने ही वाला था कि निंगबिंग और लूरू यान ने मुझे बीच में ही रोक दिया। फांग युआन, हम तुम्हें कहीं लेकर जा रही हैं। उन्होंने रहस्यमयी ढंग से मुझे बाहर खींचा। जब तक हम वहां पहुंचे और मैंने रंग बिरंगे फूलों और बलून से भरा आसमान देखा, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ था कि ये एक कन्फेशन स्पॉट है। निंगबिंग ने कहीं से सफेद गुलाबों का एक बुके निकाला। उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारा भाव था। फांग युआन, इस दौरान तुम्हारे लिए जो मेरी फीलिंग्स हैं, तुम उन्हें अच्छी तरह समझते होगे। अब मुझे एक जवाब चाहिए। ये देखकर लूरू यान ने पीछे न रहते हुए जल्दी से अपनी पीठ के पीछे से लाल गुलाबों का एक बुके निकाला और मेरे सामने पेश किया। उसकी आवाज में भी बहुत नरमपन था। फांग युआन, मैं वो थी जिसने तुम्हें पहले पसंद किया था। मैं 3 महीने से इस कन्फेशन की तैयारी कर रही हूं। तुम्हें मुझे ही चुनना होगा। जब तक तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारे लिए खंजर के पहाड़ों और आग के समुद्रों से गुजरने के लिए तैयार हूं। उन दोनों को मेरे सामने एक घुटने पर बैठा देखकर मैं अचानक थोड़ा हैरान रह गया। अगर मुझे सच पहले से पता ना होता तो उनके इतने प्यारे भाव देखकर शायद मैं सच में मान लेता कि वो मुझसे प्यार करती हैं। हम कभी बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि उनके पास एक्टिंग का इतना बड़ा हुनर है। जैसे ही मैं अपना मुंह खोलने वाला था, अचानक हम सबके फोन एक साथ वाइब्रेट हुए। ये चेंजी था जो पहले चला गया था। उसने हम चारों के ग्रुप चैट में एक मैसेज भेजा था, मेरे घर का लाइट बल्ब टूट गया है। मुझे नहीं पता इसे कैसे बदलना है। मैं क्या करूं?
इसके बाद एक बेचारा सा इमोजी था। एक पल में निंगबिंग और लूरू यान के चेहरे के भाव बदल गए। निंगबिंग अब कन्फेशन के मूड में नहीं रही और सबसे पहले खड़ी हो गई। चेंजी घर पर अकेला है, लाइट बल्ब टूटने से वो बहुत डर गया होगा। क्यों ना मैं पहले जाकर चेंजी की लाइट बल्ब बदलने में मदद कर दूं? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लूरू यान भी उसके तुरंत बाद खड़ी हो गई। बोलने के बाद जैसे उसे याद आया हो कि मैं अभी भी यहां हूं, उसने शर्मिंदा होकर कहा, फांग युआन, अब अंधेरा हो रहा है, हम चेंजी के काम में देरी नहीं कर सकते। तुम आखिर में किसे चुनते हो, इस बारे में तुम हमें कल बता देना। बोलने के बाद उन दोनों में से किसी ने भी मेरे रिएक्शन की परवाह नहीं की और जल्दी में चली गईं। और मैं उन्हें जाते हुए देखकर बस मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। उन दोनों ने कहा था कि इस कन्फेशन के लिए उन्होंने 3 महीने तक तैयारी की थी, लेकिन चेंजी ने बस एक सेंटेंस कहा कि उसे लाइट बल्ब बदलना नहीं आता और उन्होंने आसानी से इस कन्फेशन को छोड़ दिया। साफ तौर पर यह सबूत कि बाई निंगबिंग और लियू यान मुझसे प्यार नहीं करती है हर जगह था, लेकिन मेरी पिछली लाइफ में मैं अंधा हो गया था और कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। मेरी नज़र उन 2 बुकेज और गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी जो वो पीछे छोड़ गई थीं। मेरे होठों पर एक स्माइल आई, लेकिन वो स्माइल मेरी आंखों तक नहीं पहुंची। मैंने बिना एक पल सोचे गिफ्ट में रखे फ्लावर्स उठाए और उन सबको ट्रैश में फेंक दिया। बाय निंग बिंग, लियू यान, इस लाइफ में मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं चुनूंगा। स्कूल स्टार्ट होने में 2 महीने बचे थे। उन तीनों से कांटेक्ट कम करने के लिए मैंने फैसला किया और बाय निंग बिंग, लियू रुआन और चेंजी के सारे कांटेक्ट मेथड्स ब्लॉक कर दिए और फिर 1 मंथ के ट्रिप पर अकेला चला गया। जब मैंने खूब मजे कर लिए और घर वापस आया तो मैंने अपने दरवाजे के सामने 2 लोगों को बैठे हुए देखा। वो बाय निंग बिंग और लियू यान थी। मेरे सूटकेस की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। जब उन्होंने देखा कि वो मैं हूं तो वो मेरी तरफ पागल औरतों की तरह भागी और मुझे जोर से हक कर लिया। तुम पिछले 1 महीने से कहाँ थे? तुमने ना तो फोन उठाया और ना ही मैसेजेस का जवाब दिया। क्या तुम्हें पता है हम तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी? उनकी आंखों में फिक्र कोई दिखावा नहीं लग रही थी और मुझे नहीं पता कि कितना वक्त हो गया था जब उन्होंने आखिरी बार रेस्ट किया था या अपना ख्याल रखा था। उनकी आंखें अब लाल थीं। ये बिखरा हुआ रूप हमारे हाई स्कूल की 2 पॉपुलर फिगर्स जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने उन्हें देखा और मुझे अनजाने में वो वक्त याद आ गया जब मैं 13 साल का था। मेरे पेरेंट्स लगातार होने वाली बहस को बर्दाश्त नहीं कर सके और डिवोर्स लेने का फैसला किया। लेकिन जब मेरी कस्टडी की बात आई तो वो दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। कोई भी ये बोझ उठाना नहीं चाहता था। आखिर में उन्होंने मेरे लिए एक घर और एक कार्ड छोड़ा जिसमें इतने पैसे थे कि मैं अडल्ट होने तक अपना गुजारा कर सकूं, और फिर वो दोनों गायब हो गए। जिस रात मेरे पेरेंट्स गए मैं ना तो रोया ना ही कोई तमाशा किया, लेकिन उस शाम मैं चुपचाप अकेला बाहर निकल गया। उस वक्त बाय निंग बिंग और लियू यान ने भी परेशानी में मुझे सारी रात ढूंढा और आखिर में मुझे लेक के पास पाया। तब भी वो बिल्कुल ऐसे ही थीं, परेशानी में मुझे हक कर रही थीं। अगर तुम्हारे आंट और अंकल चले गए हैं तब भी तुम्हारे पास हम हैं। वो तुम्हें नहीं चाहते लेकिन हम चाहते हैं। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। फ्यूचर में फिर से कभी अकेले मत जाना, हम सच में पागल हो जाएंगी। मेरी आंखों में थोड़ी उदासी आई। हमारा रिश्ता पहले इतना अच्छा हुआ करता था, लेकिन मेरी पास्ट लाइफ में उन्होंने ही मुझे सबसे ज्यादा दुख दिया था। अब भी मुझे नहीं पता कि वो चेंजी को कैसे पसंद करने लगी, लेकिन जो हो गया सो हो गया। हम पुरानी बातों पर वापस नहीं जा सकते। वजह के बारे में सोचना अब बेमानी है। मैंने उनके हाथ पीछे हटा दिए। मेरी आवाज शांत थी। मैं एक ग्रेजुएशन ट्रिप पर गया था। तुम अकेले क्यों गए? मेरा जवाब सुनकर बाय निंग बिंग ने नापसंदगी दिखाई। लियू रुआन ने भी मुझे ऐसे देखा जैसे उसे मेरा जाना पसंद नहीं आया। क्या तुम्हें खो जाने का डर नहीं था? क्या हमने नहीं कहा था कि हम चारों साथ जाएंगे? ये देखकर कि उन्होंने साफ तौर पर चेंजी को शामिल किया था, मेरा चेहरा बिल्कुल फीका रहा और मैंने बस उन्हें याद दिलाया। पहले हमने कहा था कि हम तीनों जाएंगे। बाई निंगदिंग अचानक हैरान रह गई, जैसे उसे अभी एहसास हुआ हो। तुम्हें चेंजी पसंद नहीं है? तो क्या हम फ्यूचर में उससे कम बात कर सकते हैं? मैंने बस सोचा था कि तब तक हम चारों एक ही स्कूल में होंगे, इसलिए मैंने उसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखा। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो हम कम बात करेंगी। हमारे दिल में तुम हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन रहोगी। अगर मैं अपनी यादों के साथ दोबारा पैदा नहीं हुआ होता तो शायद उनकी ये बातें सुनकर मैं सच में इमोशनल हो जाता। लेकिन अब मैं बस खामोशी से उनके पास से गुजरा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। मैं अपना लगेज रखने जा रहा हूँ। ये देखकर कि मैं जाने वाला हूँ, बाय निंग बिंग और लियू यान जल्दी से मेरे पीछे आईं। आज क्लास की एक गैदरिंग हो रही है, बीच पर एक बारबेक्यू है, चलो साथ चलते हैं। बी यूनिवर्सिटी जहां मैं जा रहा हूं वो बहुत दूर है, हजारों मील दूर है। शायद हम फिर कभी ना मिलें।
मैंने सोचा कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने दोस्तों को आखिरी बार गुड बाय कह दूं, इसलिए मैं मान गया। गैदरिंग में बहुत से लोग थे। हमारे लगभग सारे क्लासमेट्स आए थे, चेंजी को मिलाकर। शायद इसलिए क्योंकि मैं अचानक अकेले ट्रिप पर चला गया था और उन्हें डरा दिया था। निंग बिंग और लियो रुइयान ने सच में चेंजी से दूरी बना ली थी। उन्होंने ना सिर्फ चेंजी को ग्रीट नहीं किया, बल्कि वो पूरा वक्त मेरे आसपास ही रहीं, मेरे लिए खाना लाती, मुझे धूप से बचाती, जिसकी वजह से वहां मौजूद हर कोई चिढ़ रहा था कि ये कितना डोटिंग और स्वीट है। जब मैं पास के रेस्टरूम गया और बाहर आया, तब मैंने बाहर उन दो को देखा जो दूसरों की नज़र में डार्लिंग्स ऑफ हेवन थी। एरोगेंट बिंग बिंग और लियो रुइयान दोनों ने अपने सर झुकाए हुए थे और चेंजी का हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे ओबीडियंट पपीज अपने ओनर से लिपटे हों और मिन्नत कर रही थी कि उन्हें दूर न भेजा जाए। हमें अब और फैंग युआन का पीछा करने के लिए मत कहो, ठीक है? हम अब और दिखावा नहीं कर सकती। फैंग युआन के साथ बिताया हर मिनट टॉर्चर है। वो इंसान जिसे हम पसंद करती हैं वो तुम हो। हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती? चेंजी जो उनसे घिरा हुआ था, उसकी आंखों में एक ऐसी स्मगनेस और सैटिस्फैक्शन थी जो मुश्किल से दिख रही थी। उनकी बातें सुनने के बाद वो नरम नहीं पड़ा जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर तुमने फैंग युआन का पीछा नहीं किया तो मैं तुम्हारी नजरों से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने ये सुना, बिंग बिंग और लियो रुइयान तुरंत पैनिक हो गईं। उन्होंने जल्दी से अपने सुर बदल लिए। ठीक है, हम उसका पीछा करेंगी, हम उसे हर हाल में अपना बना लेंगी। आज हमने कैसा किया? अगर अच्छा था तो क्या तुम हमें कोई रिवॉर्ड दे सकते हो? चेंजी मुस्कुराया और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो दोनों उसकी बाहों में ऐसे भागीं जैसे दुनिया के सबसे प्रेशियस ट्रेजर को गले लगा रही हों। मैं और ज्यादा नहीं देख सका और पार्टी की तरफ दूसरी डायरेक्शन से वापस चला गया। बहुत जल्दी बिंग बिंग और लियो रुइयान भी एक के बाद एक वापस आ गईं, सीधा मेरी तरफ चलती हुई। जब मुझे प्यास लगी तो ड्रिंक दी, जब भूख लगी तो खाना दिया, जब ठंड लगी तो मुझ पर जैकेट डाल दी। उन्होंने मुझ पर इतना डोटिंग किया कि हद कर दी। एक क्लासमेट ने उन्हें देखा और मुझसे क्यूरियसली पूछा, एक कोल्ड है, एक एरोगेंट है। हाई स्कूल की दो सबसे पॉपुलर फिगर्स तुम्हारा पीछा कर रही हैं फैंग युआन, तुम किसे चुनोगे? ये सवाल सुनकर वो दोनों भी एक ही वक्त में मेरे पास जमा हो गईं। उनकी आंखों में एक्सपेक्टेशन की एक झलक थी। तुमने उस दिन जवाब नहीं दिया था, क्या अब तुम्हारे पास कोई जवाब है? चेंजी एक कदम बाद वापस आया, ठीक इसी वक्त ये सुनने के लिए, और उसकी मॉकिंग गेज पीछे से आई। जो सीन मैंने अभी देखा था वो मेरे दिमाग में दोबारा चलने लगा। मेरी आंखें चमकी और मैंने उनके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। स्कूल के पहले दिन तक इंतजार करो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। फिर हम उस दिन का इंतजार करेंगे। चेंजी की मीनिंगफुल आवाज अचानक पीछे से सुनाई दी। फिर उसने एक्साइटेडली मुझे खींच लिया। फैंग युआन, यहाँ के सीशेल्स बहुत सुंदर हैं, चलो कुछ कलेक्ट करते हैं। मैंने तेवर बदले और मना करने ही वाला था कि उसने मुझे खींच के खड़ा किया और दूर चलता गया। ये देखकर कि हम गैदरिंग से काफी दूर हैं, मैंने अचानक उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम सीशेल्स कलेक्ट करने जा रहे हैं? हम इतनी दूर क्यों चल रहे हैं? क्या यहाँ और ज्यादा सीशेल्स हैं? चेंजी हार्मलेसली मुस्कुराया और क्यूरियस होने का नाटक किया। वो स्नीकिली मेरे पास आया और पूछा, फैंग युआन, अभी तुमने कहा कि तुम स्कूल शुरू होने के बाद चुनोगे। वो स्कूल शुरू होने के बाद ही क्यों होना चाहिए? मैं सच में क्यूरियस हूं, क्या तुम मुझे पहले बता सकते हो? नहीं, मेरा एक्सप्रेशन कोल्ड था और मैंने बिना किसी झिझक के मना कर दिया। लेकिन चेंजी ने शायद नोटिस नहीं किया और बात जारी रखी, क्या तुम चुन नहीं पा रहे हो? तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? देखूं कि तुम्हें कौन ज्यादा प्यार करता है? मेरे दिल में अचानक एक बुरा एहसास पैदा हुआ। मैं मना करने के लिए तेवर बदल नहीं रहा था कि मेरे सर के ऊपर से एक तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने अनजाने में पीछे मुड़ के देखा कि चेंजी ने एक हथेली के बराबर का पत्थर पकड़ा हुआ था और वो कामयाबी से मुस्कुरा रहा था। अगले ही सेकंड मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। जब मैं दोबारा जागा तो समुद्र की लहरों की नमकीन महक मेरी नाक में भर गई। मैंने खौफ के साथ रियलाइज किया कि चेंजी और मैं दोनों समुद्र के पानी में डूबे हुए थे। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं तैर नहीं सकता। मैंने अनजाने में जद्दोजहद करना शुरू कर दिया, लेकिन जितना ज्यादा मैं कोशिश करता उतना ही ज्यादा समुद्र का पानी मेरे गले में फंस गया और मेरी मदद की पुकार कमजोर होती गई। अपनी धुंधली नजर में मैंने धुंधला सा देखा कि दो लोग पागलों की तरह भागे आ रहे हैं और पानी में कूद गए। वो निंग बिंग और लियो रुइयान थीं। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन बहुत जल्दी मैंने देखा कि वो दोनों चेंजी की तरफ तैर रही थीं। अगले ही सेकंड मैंने जिद्दोजहद करने की सारी ताकत खो दी और मेरा पूरा शरीर गहरे समुंदर की तह में डूब गया। जब मेरी आंख दोबारा खुली, मैं हॉस्पिटल में था। निंग बिंग और ल्यूयान भी मेरे पास ही थीं,
मुझे जगता देख उन्होंने जल्दी से माफ़ी मांगी। फैंग युएन, हमें माफ़ कर दो। उस वक्त बहुत अंधेरा था। हमने चेंजी को गलती से तुम समझ लिया था, इसलिए हमने पहले उसे बचाया। प्लीज़ हमसे नाराज़ मत हो। ठीक है। झूठ के निशान बहुत साफ थे। चेंजी और मुझ में किसी भी तरह की कोई बराबरी नहीं थी। उन्होंने चेंजी को पहले इसलिए बचाया क्योंकि चेंजी ही सच में उनके दिल में था। मैंने अपने होंठ एक खुद पर तंज वाली मुस्कुराहट में सिकोड़े, खामोशी से अपना सर फेर लिया और उनकी तरफ नहीं देखा। नर्स ने दरवाज़ा खोला और उसी पल अंदर आई। साथ वाले कमरे का लड़का भी जाग गया है। क्या आप लड़कियां उसे देखने जाना चाहती हैं? नर्स की ये बात सुनकर वो दोनों तुरंत बेचैन हो गईं। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद ये देखकर कि मेरी पीठ अब भी उनकी तरफ है और मैंने बात करने से मना कर दिया है, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोली, चेंजी को भी ठंड लग गई है। वो यहाँ बिल्कुल अकेला है और उसका कोई सहारा नहीं है। हम उसे देख कर आते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। ये कहने के बाद वो दोनों खड़ी हुईं और हॉस्पिटल के कमरे से एक साथ बाहर चली गईं। उनमें से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी वक्त मेरे फोन पर घंटी बजी। वो चेंजी का एक मैसेज था। फैंग युएन, मैं असल में देखना चाहता था कि कौन तुम्हें ज्यादा पसंद करता है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो दोनों मुझे बचाएंगी। कितना शर्मिंदा करने वाला है। उन्हें शायद मुझ पर तरस आ गया होगा क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है। प्लीज उन्हें ब्लेम मत करना। वो मुनाफिकत भरी बातें मेरे दिल में जरा सी भी हलचल पैदा नहीं कर सकीं। मुझे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा और मैंने खामोशी से अपना फोन बंद कर दिया। अगले कुछ दिनों तक बिंगबिंग और लियू रुयान हम दोनों के बीच चक्कर लगाती रहीं। नर्स जो मेरी दवा बदलने और कमरा चेक करने आती थीं, वो हमेशा तारीफ करती थीं कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि उनका दिल कभी चेंजी से दूर नहीं गया और हर एक सेकंड जो उन्होंने मेरे साथ बिताया वो एक अजाब था। ऐसा ही हुआ कि मैं भी उन्हें नहीं देखना चाहता था। अगर तुम लोगों को कुछ काम है तो जाकर वो कर लो। जैसे ही मैंने ये कहा, वो दोनों थोड़ा हिचकिचाईं, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि अभी सबसे जरूरी काम फैंग युएन का दिल जीतना है, तो उन्होंने आखिरकार खुद को संभाला और बर्दाश्त किया। हमें भला क्या काम हो सकता है? तुम अभी जख्मी हो, तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। सही कहा, तुम्हारा ख्याल रखने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? ओ सही। फैंग युएन, क्या तुम्हें भूख लगी है? खाने का वक्त होने वाला है, हम जाकर कुछ खाना ले आते हैं। ये देखकर कि वो दोनों अब भी मेरे पास रुकना चाहती हैं, मैंने और कुछ नहीं कहा, बस खुद से कह रहा था कि कोई बात नहीं, मुझे बस स्कूल के पहले दिन तक इंतजार करना है और सब खत्म हो जाएगा। फिर वो तीनों नैंदा यूनिवर्सिटी चले जाएंगे और मैं दूर बेईदा चला जाऊंगा, एक दक्षिण में एक उत्तर में। मेरा उनसे फिर कोई लेना देना नहीं रहेगा। कुछ और दिन गुजर गए और चेंजी और मैं दोनों ठीक हो गए और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते थे। हमारे डिस्चार्ज के दिन हम चारों को एक फ़ोन कॉल आया कि हमारी यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस लेटर्स आ गए हैं। फिर मैं पहले घर जाऊंगा, स्कूल जल्द ही शुरू होने वाला है। अब से मैं तुम लोगों के भरोसे रहूंगा। चेंजी ने मुस्कुराते हुए बिंगबिंग और लियू रुयान की तरफ हाथ हिलाया। उन्होंने बदले में मुस्कुराहट दी। बिल्कुल, बस तब हमारा नाम ले देना और हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। बिंगबिंग और लियू रुयान ने मेरी जाती हुई पीठ की तरफ देखा और उनकी आंखें मोहब्बत से भर गईं। जब मैं उनका ये प्यार भरा दिखावा देखकर थक गया, तब मैं पहले वहां से निकल गया। तभी वो दोनों होश में आईं और जल्दी से मेरे पीछे भागी। जब हम घर पहुंचे, दरवाजे पर 3 पैकेज थे। बिंगबिंग और लियू रुयान ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे अपना पैकेज खोल लिया। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उन्होंने मुझे सुकून से अपना पैकेज पकड़े हुए जाते देखा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में शक की एक झलक चमकी। फैंग युएन, तुम इसे खोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुमसे ये खुल नहीं रहा? लाओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, उन दोनों ने बड़े सहज ढंग से मेरे हाथ से पैकेज लिया और उसे खोल दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंदर क्या है, तो वो अचानक दंग रह गईं। उनके चेहरे हैरत से भर गए। फैंग युएन, तुम्हारा एक्सेप्टेंस लेटर हमारे जैसा क्यों नहीं दिख रहा? ये शायद इसलिए है क्योंकि हम अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। तेज हाथों और तेज आंखों के साथ मैंने उनके हाथों से एक्सेप्टेंस लेटर वापस छीन लिया और बिना किसी मन के सपाट चेहरे के साथ समझाया, मैं थोड़ा थका हुआ हूं, मैं पहले अंदर जा रहा हूं। बिंगबिंग और लियू यान ने तेवर बदले, ये महसूस करते हुए कि कुछ गलत था। जब वो और पूछने वाली थीं, मैं पहले ही सीधा घर के अंदर चला गया था, उनकी आवाज़ों और नज़रों को पूरी तरह बाहर छोड़ते हुए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके दिलों में अचानक एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन उठने लगी।
फंग युआन हाल ही में हमेशा उन्हें एक अजीब सा एहसास दिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उनके कंट्रोल से फिसल रहा है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रही थी, ना ही वो उस एहसास को समझ पा रही थी। तुम जाओ उसे कंफर्ट करो। बिंग बिंग ने फितरती तौर पर सोचा कि मैं गुस्सा हूं और उसने मुझे कंफर्ट करने का काम लियू युआन पर डालना चाहा। लेकिन लियू युआन ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल बिखेरे और चिढ़ते हुए कहा, मुझे जाने की परवाह नहीं है, मैं एक्टिंग कर कर के थक गई हूं। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं चेंजी को ढूंढने जा रही हूं। चेंजी को शायद अब तक अपना लेटर मिल गया होगा। वो यकीनन हमारे साथ अच्छी खबर शेयर करने के लिए बेचैन होगा। मैं भी चेंजी को ढूंढने जा रही हूं। ये कहने के बाद दोनों खामोशी से राजी हो गईं। मुझे फिर से कंफर्ट करने का जिक्र तक नहीं किया और जल्दी से चली गईं। वो पक्के इरादे से चली गईं, इसलिए कुदरती तौर पर उन्हें नहीं पता था कि लिविंग रूम में वीडियो डोरबेल के जरिए मैंने ये सीन साफ देख लिया था। उनकी जाती हुई पीठ को देखते हुए मैं खुद पर ही हंसा। जल्द ही तुम तीनों हमेशा के लिए साथ होगे। लेकिन उस रात बाप बिंग निंग बिंग और लियू यान फिर भी मुस्कुराते चेहरों के साथ फैंग फैमिली के घर आईं। इस बात का कोई निशान नहीं दिखाया कि वो दिन में दरवाजे पर कैसी थीं, एक दूसरे पर मुझे कंफर्ट करने का काम डालती हुई। फैंग युआन, क्या तुम हाल ही में दुखी रहे हो? क्या तुम हमेशा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद बाहर नहीं जाना चाहते थे? हम परेशान थी कि ये सेफ नहीं है, इसलिए हम कभी राजी नहीं हुई। आज हमारे पास वक्त है, क्या हम साथ चलें? पुराने फैंग युआन ने वाकई ये कहा था। तब उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था, लेकिन अब वो आखिरकार मान गईं। लेकिन रीबॉर्न होने के बाद मैं अब जाना नहीं चाहता था। नहीं शुक्रिया, मैंने अपना सर हिलाया उनके इनविटेशन को ठुकराते हुए। मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा वो मुझे कुछ बार और मनाने की कोशिश करेंगी और फिर चली जाएंगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर उन्हें लगा कि मैं बस अपनी फीलिंग के उल्टा बोल रहा हूं और उन्होंने मुझे सीधा एक करीबी बार में घसीट लिया। बार काउंटर पर उन दोनों ने सोच समझकर मेरे लिए ऑर्डर किया, एक बहुत कम अल्कोहल वाला कॉकटेल। चमचमाती लाइट्स मुझ पर चमक रही थीं। क्योंकि भीड़ थी, एयर कंडीशनिंग भी बहुत कम कर दी गई थी। मुझ पर लगती ठंडी हवा ने मुझे बेइख्तियार कंपकपा दिया। ये देखकर बिंग बिंग ने जल्दी से अपनी जैकेट उतारी और उसे मेरी पीठ पर डाल दिया। लियू युआन ने दूसरी तरफ पीछे न रहते हुए फ्रूट प्लेटर से एक एप्पल लिया और ध्यान से उसे छीला। उसे छीलने के बाद उसने वो एप्पल मुझे ऐसे पेश किया जैसे वो कोई खजाना हो। फैंग युआन, एप्पल खाओ। वो बहुत ज्यादा केयरिंग थी और उतनी ही जेलस भी। मैंने सिर्फ फ्लोर पर डांस करती एक लड़की को देखा और बिंग बिंग और लियू यान फौरन मेरे सामने खड़ी हो गईं, जैसे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रही हों। फैंग युआन, मत देखो, उनमें देखने जैसा कुछ अच्छा नहीं है। अगर तुम देखना चाहते हो तो हम तुम्हें जी भर के हमें देखने देंगी। पास से गुजरते किसी ने ये सीन देखा और फौरन मुझे चिढ़ाते हुए समझने वाली नजर से देखा। लेकिन अगले ही सेकंड मेरे सामने खड़ी दोनों औरतों ने कुछ देखा और उनके शरीर अचानक अकड़ गए। मैंने उनकी नजर का पीछा करते हुए अपना सर घुमाया और कुछ दूरी पर शोरगुल वाले माहौल में छुपा एक सीन देखा। चेंजी स्टाफ यूनिफॉर्म पहने ड्रिंक्स ले जा रहा था और उसके पास एक गुंडा था जो साफ तौर पर नशे में था। उस आदमी के एक्सप्रेशन घमंडी थे और उसने कुछ ऐसा कहा जिससे चेंजी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसे बिना पलटकर हमला करने की हिम्मत किए बर्दाश्त करते हुए देखकर गुंडे ने हाथपाई शुरू कर दी। अपने प्यारे को मुसीबत में देखकर बिंग बिंग और लियू यान ने अपनी सांसें रोक लीं। उनके दिमाग ने अभी तक सोचा भी नहीं था, लेकिन उनके शरीर पहले ही हरकत में आ चुके थे। इस बात की परवाह किए कि मैं उनके पास था, वो फौरन आगे बढ़ीं और एक जोरदार पंच मारा जिसने गुंडे को जमीन पर गिरा दिया। वो बेरहम थीं, उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं। जैसे ही उन्होंने गुंडे को पीटा, सीन तुरंत केओस में बदल गया। गुंडे को तब तक पीटा गया जब तक वो खून नहीं थूकने लगा। वो लगातार दया की भीख मांग रहा था। चेंजी जो पास ही खड़ा था, वो भी डर से चिल्ला रहा था, निंगबिंग, रूयान, उसे मारना बंद करो। अगर तुम मारती रहीं तो तुम उसे मार डालोगी। चेंजी की आवाज आखिरकार उन्हें होश में ले आई। वो आखिरकार रुक गईं, लेकिन जमीन पर पड़े उस बैटर्ड गुंडे को कुछ सख्त शब्द कहे बिना नहीं। चेंजी से माफी मांगो, नहीं तो अब से हम जब भी तुम्हें देखेंगे तुम्हें पीटेंगे। थक का नशा उतर चुका था और अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो बदतमीजी करे। ये देख करके वो आखिरकार रुक गए हैं। वो जल्दी से लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ माफी मांगने के लिए। गेट लॉस्ट सुनने के बाद वो वहां से भाग निकला। थक जा चुका था और तभी निंगबिंग और लियू रू यान ने चेंजी की तरफ डरी हुई एक्सप्रेशंस के साथ देखा। वो उसे डांटना चाहती थीं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाई, इसलिए आखिर में वो सिर्फ आह ही भर सकी।
तुम ऐसी जगह पर पार्ट टाइम जॉब के लिए क्यों आए? चेंजी ने अपना सर नीचे करके बड़बड़ाया, हल्की आवाज में बताते हुए, मैंने अभी तक ट्यूशन के लिए काफी पैसे जमा नहीं किए हैं। हम तुम्हारे लिए पे करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये वजह सुनी, दोनों थोड़ी परेशान हो गई। उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए चेंजी को अपनी ट्यूशन खुद कमाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुरंत उन्होंने उससे एप्रन छीन लिया। उनकी आवाज में एक ऐसा लहजा था जिसे मना नहीं किया जा सकता था। ये जगह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें अब यहां आने की परमिशन नहीं है। जैसे ही वो उसे दूर ले जाने वाली थीं, उन्हें अचानक कुछ याद आया, और जब उन्होंने अपना सर घुमाया, उन्होंने देखा कि किसी वक्त मैं भी वहां चलकर आ गया था। मुझे देखकर निंग बिंग और लियू रु यान को अपनी हाल ही की जल्दबाजी वाली हरकतें याद आ गईं। उनके एक्सप्रेशंस एक पल के लिए जम गए। फांग युआन, गलत मत समझना, हम सब क्लासमेट्स हैं और जल्द ही एक ही यूनिवर्सिटी में होंगे। हम बस उसे गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देखना चाहते। तुम्हें मेरे काम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस जुमले ने चेंजी की किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसकी आंखें अचानक लाल हो गई और वो मुड़ा और बार से बाहर भाग गया। जिस पल वो भागा, निंग बिंग लियू रु यान किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकती थी। उनका अब मुझे कुछ समझाने का कोई इरादा नहीं था और वो जल्दी में उसके पीछे भागी। मैंने काफी ड्रामा देख लिया था, मुझे बस बोर्डम महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं घर जाने के लिए कैब बुलाने वाला था, पीछे से एक हाथ अचानक आगे आया और मेरा मुंह जोर से बंद कर दिया। मेरे मुकाबले के बावजूद उस शख्स ने मुझे सीधा रेस्टरूम में घसीटा और दरवाजा लॉक कर दिया। तभी मैंने उस शख्स को साफ तौर पर देखा जिसने मुझे अंदर खींचा था। वो कोई और नहीं बल्कि वही ठग था जिसे अभी निंग मिंग और लियू रु यान ने पीटा था। बचाओ, क्या कोई वहां है? मैंने घबराहट में चिल्लाया। बार जाहिर तौर पर लोगों से भरा हुआ था, लेकिन मेरी मदद की पुकार का कोई जवाब नहीं मिला। मेरे सामने वाला आदमी बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ था, बल्कि वो और भी ज्यादा कंपोस्ट था। चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, मैंने बाहर पहले ही अंडर रिपेयर का साइन लगा दिया है, कोई नहीं आएगा। आज मेरा लकी डे है। मैं एक ऐसे स्टूडेंट से मिला जिसने मुझे तुम्हें बर्बाद करने के लिए पैसे दिए हैं। हालांकि मुझे मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पैसे मिल रहे हैं और अपना गुस्सा निकालने का मौका भी। मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा? ये सुनकर मैं कैसे ना समझता कि इस ठग को चेंजी ने हायर किया था। पहले वाली हरासमेंट नकली थी। मुझे डर है कि वो बस निंग बिंग और लियू रु यान को दूर ले जाने के लिए था। असली मकसद मुझे तबाह करना था। ठग को अपनी तरफ लपकते हुए और मेरे कपड़े फाड़ना शुरू करते हुए देखकर मैं बस एक स्टॉल में छुपने की कोशिश कर सका और अपने फोन से मदद के लिए कॉल करने लगा। पुलिस को आने में वक्त लगता, इसलिए पुलिस को कॉल करना काफी नहीं था। लेकिन निंग बिंग और लियू रु यान ज्यादा दूर नहीं गई थीं। अगर वो बस वापस आ जाती तो वो मुझे जरूर बचा सकती थीं। मैंने पहले निंग बिंग को कॉल किया, लेकिन फोन तब तक बजता रहा जब तक वो अपने आप डिस्कनेक्ट नहीं हो गया। उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। मैंने लियू रु यान को फिर से कॉल किया। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 10 से ज्यादा बार लगातार कॉल्स अपने आप डिस्कनेक्ट हो गई। स्टॉल का दरवाजा भी ठग ने जबरदस्ती खोल दिया। जिस पल वो एक घिनौनी मुस्कान के साथ आगे लपका, मेरे दिल में मायूसी छा गई। जैसे ही ठग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने वाला था, मैंने ठग को जोर से धक्का दिया और मुकाबला करने के लिए हर जगह कोई वेपन ढूंढने लगा। मेरी नजर आखिरकार सिंक के पास रखे सेंटेड कैंडल होल्डर पर पड़ी। स्मैश! मैं खून से लथपथ रेस्टरूम से बाहर भागा। जैसे ही मैं बार से बाहर भागा, मैंने उन तीनों को देखा। निंग बिंग, लियू यान और चेंजी अभी तक नहीं गए थे। फांग युआन ने तुम लोगों को इतनी बार कॉल किया, क्या तुमने सच में जवाब नहीं दिया? चेंजी की आंखों में एक अजीब सी चमक चमकी। उसका एक्सप्रेशन जाहिर तौर पर फिक्रमंद था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में नफरत की एक झलक थी। निंग बिंग ने तेवर बदले और ठंडे लहजे में कहा, उसे भला क्या हो सकता है? इस वक्त सबसे जरूरी तुम हो। पहले मुझसे वादा करो कि तुम ऐसी जगहों पर कभी नहीं आओगे। लियू रुआन ने बस अपना फोन बंद कर दिया। उसकी आवाज पूरी तरह इनडिफरेंस से भरी थी। चाहे वो मर ही क्यों न जाए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अकेली इंसान जिसकी तुमने हमेशा परवाह की है वो तुम खुद हो। उसके बारे में फिक्र करना बंद करो। तुम्हारा सबसे ज़रूरी टास्क अभी ये है कि तुम फौरन ये पार्ट टाइम जॉब क्विट कर दो। ऑल राइट। मैं वैसे भी यहाँ सिर्फ एक दिन की ट्रायल के लिए ही था। अगर तुम दोनों को ये पसंद नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। मैं बस तुम्हारे पैसे नहीं लेना चाहता। चेंजी ने उन दोनों से घिरे हुए शर्म से अपना सर झुकाने का नाटक किया, अपने चेहरे की स्मग लुक को पूरी तरह शैडोज में छुपाते हुए। बिंग बिंग की ब्रोज रिलैक्स हो गईं और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं खुद, ये दिल, यहाँ तक कि ये जिंदगी सब तुम्हारा है, तो इतने थोड़े से पैसों की फिक्र क्यों करनी? सही कहा चेंजी, फिर कभी ऐसी बातें मत करना। चेंजी के सामने होते हुए लियू रुआन की आवाज़ और एक्सप्रेशन खुद ब खुद नर्म हो गए।
उन तीनों के दरमियान माहौल इतना हार्मोनियस था कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैंने सोचा था कि अपनी पिछली जिंदगी गुजारने के बाद मैं कब का दर्द महसूस करना भूल गया हूं, लेकिन ये सीन देखकर मेरे दिल को अब भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी तेज चाकू से पियर्स किया जा रहा हो। ये वो लोग थे जो 10 साल से ज़्यादा अरसे से मेरे चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे, वो जिन्होंने कभी कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। वो बई निंगबिंग और लियू रुआन, अब किसी और के लिए वो मेरी जिंदगी और मौत को ठुकरा सकती थीं। मैं हंसता रहा और हंसता रहा, लेकिन मेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं। थोड़ी देर बाद मैंने अपने चेहरे से आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया और बिना एक लफ्ज़ कहे मैंने बस वहां से जाने का इरादा किया। अचानक इस हरकत ने वहां खड़े लोगों की तवज्जो खींच ली। मेरी जख्मी और ब्लडी हालत देखकर वो सब दंग रह गए और जल्दी से भागते हुए आए। फैंग युआन, तुम्हें क्या हुआ, क्या हुआ? जैसे ही मैं बोलने वाला था, चेंजी जो बिल्कुल उनके पीछे था अचानक बोल उठा, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। मेरा सर बहुत चक्कर खा रहा है। क्या कोई प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जा सकता है? जैसे ही उसकी कमजोर सी आवाज सुनाई दी, बिंग बिंग और लियू रुआन के चेहरे के एक्सप्रेशंस फौरन बदल गए। एक पल में वो सब चेंजी के गिर्द जमा हो गए, एक दूसरे के ऊपर बोलते हुए, वो तुम्हें ले जाएगा, वो तुम्हें ले जाएगा। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और यूं सटली कंपीट करते हुए वो चेंजी को ले गए। एक पल में मैं फिर से बिल्कुल अकेला रह गया। मैं बहुत जल्दी उठा और अपना मुंह धोने के बाद रेस्टरूम से कल की रिकॉर्डिंग ली और रिपोर्ट फाइल करने पुलिस स्टेशन गया। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पुलिस ने फौरन चेंजी को समन किया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद जो लोग वहां पहुंचे वो चेंजी नहीं बल्कि बई निंगबिंग और लियू रुआन थीं। ना कोई इंक्वायरी, ना कोई कंसर्न। जैसे ही वो पुलिस के सामने आई, उन्होंने इस पूरी बात को एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह के डिसमिस कर दिया। फिर मेरी स्ट्रगल्स को नज़रअंदाज करते हुए वो बस मुझे खींच कर ले गईं। एक बार जब हम पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए, उन दोनों ने मेरी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा। फैंग युआन, तुम चेंजी को फ्रेम क्यों कर रहे हो? लेकिन पैसे मिल रहे हैं और अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा? थक की आवाज़ साफ तौर पर उनके कानों तक पहुंची। बई निंगबिंग और लियू रुआन्स के एक्सप्रेशंस थोड़े से डगमगाए, लेकिन आखिर में उन्होंने बस मेरी तरफ सर्दी से देखा। चेंजी इतना प्योर और काइंड है, वो भला ऐसा काम कैसे कर सकता है? क्या तुम अब रिकॉर्डिंग्स भी फेक कर सकते हो? उस पर उनका ये अनकंडीशनल ट्रस्ट सुनकर मैं हंस दिया, लेकिन मेरी आंखें पहले ही सुर्ख हो चुकी थीं। इस वक्त बई निंगबिंग और लियू रुआन के दिल और आंखें सिर्फ चेंजी से भरी थीं। मैंने चाहे कुछ भी कहा हो या जो भी एविडेंस पेश किए हों, उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया। ठीक है, अगर मैं इस पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट वापस लेता हूं तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं, उनकी तरफ देखना बंद कर दिया और जिद में कहा और जाने के लिए मुड़ा। वो पीछे नहीं आई। बई निंगबिंग ने यहां तक कि सर्दी से कहा, हम पहले ही कॉल्स कर चुके हैं, पूरे नानचेन में कोई भी तुम्हारा केस नहीं लेगा। मैंने यकीन न करते हुए पीछे मुड़कर देखा, उनके ग्लूमी चेहरों की तरफ। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आखिरकार हम साथ बड़े हुए थे। मेरी डेवस्टेटेड हालत देखकर लियू रुआन ने अब भी मुझे पर्सुएड करने के लिए अपनी आवाज़ नर्म की। फैंग युआन, मुसीबत खड़ी करना बंद करो। ये तो छोड़ो, चेंजी ने ये किया भी नहीं है, लेकिन अगर उसने किया भी होता तो हम क्लासमेट्स हैं, स्कूल शुरू होने वाला है। तुम्हें किसी और का फ्यूचर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इस पल मुझे अचानक महसूस हुआ कि वो कितनी अनफेमिलियर हैं, जैसे मैं उन्हें कभी जानता ही नहीं था। मैं बर्बाद होने वाला हूं और फिर भी वो मुझे कह रही हैं कि किसी और का फ्यूचर बर्बाद मत करो। मेरा दिल गुस्से और गम से दुख रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, उनकी नज़रों में मैं चेंजी के मुकाबले में एक 10,000वां हिस्सा भी इम्पोर्टेंट नहीं था। चेंजी काइंड था और मैं मिलिशियस था। मुझ पर सिर्फ तकरीबन असॉल्ट हुआ था जबकि उसकी स्टडीज़ इफेक्ट हो रही थीं। उस जैसे एक परपेट्रेटर की रेपुटेशन और फ्यूचर तकरीबन बर्बाद हो गया था क्योंकि मैंने क्राइम रिपोर्ट किया था। मुझे रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। आखिरकार उसके आंसुओं के मुकाबले में मैं इसी काबिल हूं कि एक थक के हाथों मुझे वायलेट किया जाए, जलील किया जाए और मेरा रेप किया जाए। बचपन से अब तक ये पहली बार था कि बई निंगबिंग और लियू रुआन ने मेरे चेहरे पर इतना गुस्से वाला और डेस्परेट एक्सप्रेशन देखा था। मेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं, मेरे आंखों के कोने सुर्ख थे, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि वो गिरने न दूं। उनके दिल अचानक से दुखने लगे और कल की मेरी ब्लडी हालत के बारे में सोचते हुए वो बस कुछ कहने ही वाली थी कि मैं पहले ही मुड़कर चला गया। जिस पल मैं मुड़ा, मेरे आंसू मजीद नहीं रुक सके और बहने लगे। सब ठीक है, ये सब खत्म होने वाला है। जल्द ही मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि ये इस वजह से था कि जो मैंने उस दिन कहा था वो उन्हें समझ आ गया, या फिर सिर्फ इसलिए क्योंकि चेंजी ने अभी तक उन्हें मेरे पीछे भेजना बंद नहीं किया था। कुछ दिनों बाद बिंग बिंग और लुआन हर रोज माफी मांगने के लिए तरह तरह के गिफ्ट्स लाने लगे, लेकिन हर बार मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उनसे मिलने से मना कर दिया।
इसके बजाय मैंने खुद को इस पुराने घर को बेचने में व्यस्त कर लिया। मैं पहले ही यांग में बसने के लिए तैयार था और मेरा कभी वापस आने का कोई इरादा नहीं था। क्योंकि लोकेशन काफी अच्छी थी, घर को लिस्ट करने के सिर्फ 5 दिन बाद एक रियल एस्टेट एजेंट मेरे दरवाजे पर आया। मिस्टर फैंग, मेरे पास एक क्लाइंट है जिसे ये घर बहुत पसंद है और वो इसे ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। हालांकि क्लाइंट इसे एक मर चुके रिश्तेदार के लिए खरीद रहा है। उन्हें लगता है कि इस घर का लेआउट अच्छा है और वो इसे अंडरवर्ल्ड में रहने वालों के लिए जलाना चाहते हैं। मैं सोच रहा था कि क्या आपको कोई आपत्ति होगी? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने अपना सर हिलाया क्योंकि मेरा वापस आने का वैसे भी कोई प्लान नहीं था। चाहे वो इसे जलाएं या इसके साथ कुछ और करें, अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स पर चर्चा करने के बाद दूसरी पार्टी ने जल्द ही से पैसे ट्रांसफर कर दिए और यहां तक कि घर जलाने का काम भी मुझे ही सौंप दिया। मैं खुद रियल एस्टेट एजेंट को बाहर छोड़ने गया और वापस आते वक्त मेरी मुलाकात बिंग बिंग और लू रुआन से हुई, जो अपने साथ चेंजी को वापस ला रही थीं। बिंग बिंग ने अनजाने में फिर से तेवरी चढ़ाई। उसकी नजरें उस आदमी पर टिकी थीं जो अभी गया था। वो कौन है? क्या मैंने तुम्हें कई बार नहीं कहा कि सेल्स पीपल को घर के अंदर मत आने दिया करो? हम घर पर नहीं होते, तुम्हारा अकेले रहना सेफ नहीं है। ली रुआन ने तेवरी चढ़ाई। उसकी आवाज में अनजाने में नाराजगी की एक झलक थी। हे, तुम दोनों इतना टेंस मत लो। मुझे यकीन है कि फांग युआन को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। मेरे लिए उनकी चिंता को देखते हुए चेंजी ने जानबूझकर मेरी मदद करने के लिए समझदार होने का दिखावा किया। फिर उसने लापरवाही से अपने हाथ में मौजूद डिजाइन ड्राफ्ट दिखाया। फांग युआन, इसे देखो, मेरे डिजाइन ने अभी एक इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने मुझे पहले ही प्राइज लेने आने के लिए नोटिफाई कर दिया है। मेरा उसकी शेखी सुनने का कोई मूड नहीं था। मैंने इसे सरसरी तौर पर देखा और मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन मेरी नज़र डिज़ाइन ड्राफ्ट पर जाते ही ठहर गई। मैंने वो डिज़ाइन ड्राफ्ट छीन लिया। करीब से देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये डिज़ाइन ड्राफ्ट और मेरा वो ड्राफ्ट जो मैंने पहले बनाया था, बिल्कुल एक जैसे थे। दूसरे शब्दों में, ये मेरा ड्राफ्ट है। तुम्हें मेरा ओरिजिनल ड्राफ्ट कैसे मिला? क्या तुम जानते हो कि ये प्लेजरिज्म है? मेरी आंखें गुस्से से फट गईं। मेरे सीने में गुस्से की एक लहर उठी, लेकिन जैसे ही मैं बोला, बिंग बिंग ने तेवरी चढ़ाते हुए मुझे बीच में ही रोक दिया। ये चेंजी का ओरिजिनल ड्राफ्ट है, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? चेंजी ने भी मौके का फायदा उठाया और डरते हुए उसके पीछे छुप गया। फांग युआन, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं इसे तुमसे कैसे चुरा सकता हूं? मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे चिढ़ है, लेकिन तुम इस तरह मेरी शोहरत नहीं छीन सकते। मेरा चेंजी के बहानों को सुनने का बिल्कुल मन नहीं था। एक चोर चोरी करना कैसे मान सकता है? मैंने डिजाइन ड्राफ्ट को कस के पकड़ा, लेकिन मेरी नजर लियू रुआन पर गई। मैंने ये डिजाइन सिर्फ उसे दिखाया था। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसने तुरंत दोषियों की तरह नजर फेर ली। उसकी मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे दिल की गहराई से बेबसी का एक एहसास जागा। जब मैंने वापस चेंजी की तरफ देखा, तो मेरी नजर उसकी गर्दन पर मौजूद चीज पर पड़ी। एक पीस टैलिस्मैन ने मेरी तवज्जो खींची। मैंने अचानक बिंग बिंग की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, डिड यू गिव द थिंग आई गेव यू टू हिम? वो पीस टैलिस्मैन कुछ साल पहले का था, जब बाइनिंग बिंग एक कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में थी। मैं बिना किसी और रास्ते के बहुत चिंतित था। मैंने सुना था कि गुवुहा टेम्पल के पीस टैलिस्मैन्स बहुत प्रभावशाली होते हैं। इसलिए मैं पूरे रास्ते गुवुहा टेम्पल तक गिरते पड़ते गया ताकि इस टैलिस्मैन के लिए प्रार्थना कर सकूं। लेकिन अब उसने ये टैलिस्मैन चेंजी को दे दिया था। बिंग बिंग ने भी दोषियों की तरह नजर फेर ली। अब उसकी मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी चेंजी ने अचानक शेखी बघारने वाले अंदाज में आग में घी डालने का काम किया। मुझे ये पसंद आया, इसलिए उसने मुझे ये दे दिया। क्या ये बहुत जरूरी है? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, बिंग बिंग और लू रुआन ने तुरंत चेंजी को अपने पीछे छुपा लिया, इस डर से कि कहीं मैं गुस्से में चेंजी को चोट ना पहुंचा दूं। लेकिन मैंने बस अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। जब मैंने अपनी आंखें फिर से खोलीं, तो उनमें सिर्फ शांति थी। अब से मैं अपने डिजाइन्स सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगा। मैंने पहले लू रुआन की तरफ देखा। ये कहने के बाद मैंने अपना सर बिंग बिंग की तरफ घुमा दिया। अब से मैं तुम्हारी सलामती के लिए भी प्रार्थना नहीं करूंगा। बोलने के बाद मैं फैसले के साथ मुड़ा और दरवाजा बंद कर लिया। अब उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। मैंने बिंग बिंग और लू रुआन को फिर कभी नहीं देखा।
जहां तक उनके अपॉलॉजी मैसेजेस की बात है, वो हर रोज नियमित रूप से भेजे जाते थे। लेकिन मैं जानता था कि वो इसलिए माफी नहीं मांग रही थीं कि उन्हें सच में अपनी गलती का एहसास था, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर वो मुझे मनाने में नाकाम रहीं तो वो चेंजी को खो देंगी। इसलिए वो इतनी घबराई हुई थीं। इस तरह के दिन स्कूल शुरू होने के एक दिन पहले तक जारी रहे। मैं आखिरी बार हमारे सीक्रेट बेस पर गया। मेरे पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद बिंग बिंग और लू रुआन को पता था कि मुझे ऑर्किड्स पसंद हैं। इसलिए उन्होंने मेरे नाम पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और इसे हर तरह के कीमती ऑर्किड्स से भर दिया। पहले जब भी मैं उदास होता था, मैं यहाँ आता था और वो मुझे हमेशा यहाँ ढूंढ लेती थीं। कल मैं ये सिटी के लिए निकल जाऊंगा। ये शायद मेरा यहाँ आने का आखिरी वक्त हो सकता है। लेकिन जब मैं सीक्रेट बेस पर पहुंचा तो मैंने देखा कि अंदर के सारे ऑर्किड्स तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। एक भयानक दृश्य जो देखा नहीं जा रहा था। पेटल्स को चेंजी फोटोशूट के लिए जमीन पर बिखेर कर इस्तेमाल कर रहा था, और वो लोग जिन्होंने मेरे लिए ये पूरा ऑर्किड गार्डन उगाया था, यानी निंग बिंग और लू रुआन, अब बड़े प्यार से अपने फोन्स पकड़े हुए चेंजी के लिए फोटोज ले रही थीं, वही जिसने ये सब बर्बाद किया था। जब तक उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी और मुझे एंट्रेंस पर खड़ा नहीं देखा, तब तक उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस आखिरकार पैनिक में नहीं बदले। वो जल्दी से भाग कर आईं। फांग्युआन, हमें एक्सप्लेन करने दो। हमने बस देखा कि चेंजी को यहाँ फोटोज लेना पसंद है, इसलिए हमने। लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में गुस्से और दुख का वो निशान तक नहीं देखा जैसा उन्होंने सोचा था। सिर्फ खामोशी थी। ये ठीक है, तुम लोग अपनी फोटोज लेती रहो। ये कहने के बाद मैं मुड़कर जाने लगा। फांग्युआन, फांग्युआन रुको! मेरे पीछे से एक ही वक्त में दो आवाजें आईं, लेकिन मैंने अपना सर तक नहीं घुमाया जब तक मेरी बाजुओं को उन दोनों ने दोनों तरफ से पीछे नहीं खींचा। मैंने आखिरकार उनकी तरफ देखना बंद कर दिया। स्कूल कल से शुरू हो रहा है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तुमने कहा था कि तुम हमें कल जवाब दोगे। बाय निंग बिंग ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। ल्यू रुआन जैसे उससे मुकाबला कर रही हो, फौरन बात बोली, मेरी कार में चलो, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूं। वो दोनों चुपके से एक दूसरे से मुकाबला कर रही थीं। मुझे बस हल्की सी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी उन्हें झटकने के लिए, हल्का सा मुस्कुराते हुए। परेशान मत हो, मैंने अपना फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। ये कहने के बाद मैं मुड़ा और चला गया, वहां सिर्फ बाय निंग बिंग और लू रुआन को खड़ा छोड़कर। वो बेचैनी का एहसास और भी ज्यादा गहरा हो गया, जैसे कुछ उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहा हो, उनके शरीर से गायब हो रहा हो। अगले दिन जब मैंने अपना लगेज पैक कर लिया, मैं बाय निंग बिंग, लू रुआन और चेंजी को ब्लॉक करने ही वाला था कि अचानक मेरे फोन पर दो मैसेजेस आए। बाय निंग बिंग, फांग्युआन, मुझे माफ कर दो, आज अचानक कुछ काम आ गया है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकती। लू रुआन, फांग्युआन, मैं आज तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकती, कुछ ऐसा काम आ गया है जो मुझे हैंडल करना है। ये दो मैसेजेस देखकर मैंने आदत के मुताबिक चेंजी की सोशल मीडिया फीड खोली। जैसा कि उम्मीद थी, उसने अभी एक नई पोस्ट अपडेट की थी। यूनिवर्सिटी कितनी बढ़िया है, इतनी सारी अपर क्लासमेन बहनें मुझे घुमाने के लिए लड़ रही हैं। मैंने मजाक उड़ाया। बाय निंग बिंग और ल्यू रुआन का वो सो कॉल्ड काम आ गया है, और कुछ नहीं बल्कि इस बात का डर था कि कोई और चेंजी को ना छीन ले। मैंने उन्हें एक्सपोज नहीं किया, मैंने बस उन सबको एक एक करके ब्लॉक कर दिया, उनके सारे कॉन्टैक्ट मेथड्स। मैंने अपना सूटकेस खींचा और बाहर निकल गया। उस घर पर एक आखिरी नज़र डाली जिसमें मैं 18 साल रहा था। फिर मैंने आग लगाई और उसे अपने हाथों से जला दिया। वो पुराना घर धीरे धीरे आग की लपटों में घिर गया। मैंने अपना लगेज उठाया और पीछे मुड़े बिना नान यूनिवर्सिटी के न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एरिया की तरफ चल दिया। बाय निंग बिंग और ल्यू रुआन ने एनरोल होते ही बहुत तवज्जो हासिल की, और चेंजी जिस पर वो फिदा थीं, उसे भी कुदरती तौर पर सबकी तारीफ और जलन मिली। चेंजी मुस्कुराया और उन्हें गुड बाय कहा, जबकि उन्हें फांग्युआन को लेने जाने के लिए कहता रहा। क्या फांग्युआन ने नहीं कहा था कि आज वो तुम दोनों में से किसी एक को चुनेगा? तुम्हें फिर भी उसे लेने जाना चाहिए, वरना वो गुस्सा हो सकता है और चीजों में देरी कर सकता है। ल्यू रुआन ने बेपरवाही से मुंह बनाया। क्या उसने नहीं कहा था कि उसने बहुत पहले फैसला कर लिया था और आज हमें बताएगा? फांग्युआन ऐसा इंसान नहीं है जो अपने वादे तोड़े। बाय निंग बिन की सोच लू रुआन के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा गहरी थी, इसलिए उसे छोड़ने के बाद उसने चेंजी के सजेशन को मना नहीं किया। हम थोड़ी देर में उसे लेने जाएंगे, वो गुस्सा नहीं होगा।
न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एरिया में वापस आकर उन दोनों का वहां खड़ा होना ही तवज्जो खींचने के लिए काफी था। लोग उनसे बात करने ऐसे आ रहे थे जैसे नदी पार करती मछलियां। उन लोगों के ग्रुप्स को मना करने के बाद जो उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, जिस शख्स का वो इंतजार कर रही थी अभी तक नहीं आया था। फांग्युआन अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आज के लिए खत्म होने वाला है। आसमान को और गहरा होता देखकर बिंग बिंग ने त्योरी चढ़ाई, अपना फोन निकाला और फांग्युआन को कॉल करने ही वाली थी कि उसके पास खड़ी लियू युआन ने अचानक अपनी आवाज ऊंची की। निंग बिंग, ये बुरा हुआ। करीब होने की वजह से बाय निंग बिंग की हाइब्रोज जोर से फड़की, उसका चेहरा भी उतर गया। उसने उसे एक चिढ़ा हुआ ग्लांस दिया। तुम चिल्ला क्यों रही हो? फांग्युआन का घर जल गया है। इसलिए वो आज नहीं आया। वो अभी उसे कॉल करेगी और पूछेगी कि वो कहाँ है। उसने जल्दी में अपनी बात खत्म की और फैंग युआन का नंबर ढूंढकर डायल किया, मगर आखिर में उसे पता चला कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। यकीन ना करते हुए लियू रुआन मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में गई, एक मैसेज लिखा और भेज दिया, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? उसने सेंड दबाया और उसकी आंखों के सामने लाल एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। मैसेज के फौरन बाद उसने हर वो कॉन्टैक्ट मेथड ट्राई किया जो वो मुझे ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। बिना किसी एक्सेप्शन के वो सब ब्लॉक कर दिए गए थे। लियू रुआन का चेहरा उतर गया जब उसने बा निंग बिंग की तरफ देखा और अपना सर हिलाया। उसने मेरे सारे कॉन्टैक्ट मेथड्स ब्लॉक कर दिए हैं, तुम ट्राई करो। उसे सुनकर बा निंग बिंग एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे फैंग युआन की आज फैसला करने वाली बातें याद आईं। उसके एक्सप्रेशंस थोड़े रिलैक्स हुए और उसने पूरे यकीन के साथ मेरा नंबर ढूंढकर डायल किया। हम सब दोस्त हैं, अगर वो मुझे चुनने का फैसला भी करता है तो वो तुम्हें ब्लॉक करने तक नहीं जाएगा। उसका खुशमिजाज लहजा तब खत्म हो गया जब उसने फोन पर वही जानी पहचानी मैकेनिकल फीमेल वॉइस सुनी। वो जम गई। उसके दिल में एक बुरा ख्याल आया। उसने दोबारा वही सारे कॉन्टैक्ट मेथड्स ट्राई किए। तभी उन दोनों को एहसास हुआ कि फैंग युआन ने उन दोनों को ब्लॉक कर दिया है। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उसे स्कूल की शुरुआत पर छोड़ने नहीं गए? क्या उसे इतना पेटी होने की जरूरत है? नंबर तक ब्लॉक करना कितना बचकाना है। बा निंग बिंग ने मजाक उड़ाया, हमेशा ये महसूस करते हुए कि मैं सिर्फ नखरे दिखा रहा था। रहने दो, हमने सच में हाल ही में उसके साथ गलत किया है। जब वो रजिस्टर करने आएगा हम बस उसे थोड़ा मना लेंगे। लियू रुआन के कहले से खराब एक्सप्रेशंस बा निंग बिंग के भी ब्लॉक होने का पता चलने पर काफी बेहतर हुए। उसने हाल ही के वाकयात को याद करते हुए कुछ अच्छा बोलने की पहल भी की। बा निंग बिंग के दिल की शिकायत आखिरकार थोड़ी कम हुई, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस अब भी थोड़े उदास थे। ब्लॉक होने की उदासी ने उन्हें थोड़ी देर के लिए फैंग युआन का घर जलने के बारे में भुला दिया। जब तक चेंजी ने ये पूछने के लिए कॉल नहीं किया कि फैंग युआन ने आखिर किसे चुना है, उन्हें याद नहीं आया। उन्हें आखिरकार याद आया कि फैंग का घर जल गया था। चेंजी के बारे में क्या ख्याल है? तुम कॉल करके पूछोगे? उन दोनों ने झिझकते हुए सुझाव दिया। दूसरी तरफ चेंजी जल्दी मान गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने एक बुरा महसूस करने वाला इमोजी भेजा। फैंग युआन ने मुझे भी ब्लॉक कर दिया है, मैं भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूं। वो दोनों जो पहले ही ब्लॉक होने पर बहुत गुस्सा थे, अब सीधा आग बबूला हो गए। उसने चेंजी को भी ब्लॉक कर दिया। हम बेशक पिछले कुछ दिनों से उसके साथ गलत थे, लेकिन चेंजी ने तो फैंग युआन के उस पर इल्जाम लगाने का बुरा भी नहीं माना था। लेकिन दूसरी तरफ फैंग युआन अपनी हद से आगे निकल रहा है। जब वो कल आएगा हमें उसे चेंजी से माफी मंगवानी होगी। दूसरे दिन मुझे मिस करने से बचने के लिए बा निंग बिंग और लियू रुआन नए स्टूडेंट्स का वेलकम करने वाले टीचर्स से भी पहले पहुंच गए। लेकिन वक्त गुजरता गया और दूसरे दिन का रजिस्ट्रेशन का वक्त भी खत्म होने वाला था। फैंग युआन अभी तक नहीं आया था। वो फिर से फिक्र करने से नहीं रुक सके। अगर मैं फैंग का घर जलने की वजह से रजिस्टर करने नहीं आया, वो सोच रहे थे कि क्या उन्हें चेक करने के लिए फैंग के घर जाना चाहिए। बा निंग बिंग ने आखिरी शख्स को रजिस्टर करने आते और अपना एडमिशन लेटर दिखाते हुए देखा। एक ऐसा एडमिशन लेटर देखकर जो सेम डिपार्टमेंट का नहीं था, लेकिन फिर भी उसके जैसा ही दिखता था। उसे अचानक याद आया कि उस दिन क्या हुआ था जब एडमिशन लेटर्स आए थे। उस दिन के बाद वो चेंजी को ढूंढने गए थे। अगर उसका और लियू युआन का लेटर इसलिए एक जैसा था क्योंकि वो सेम डिपार्टमेंट में थे, तो चेंजी के चुने हुए आर्ट मेजर का एडमिशन लेटर भी उनके जैसा क्यों दिख रहा था? साथ ही उन्होंने पिछले 2 दिनों में इतना इंतजार किया था, लेकिन कभी किसी और तरह का एडमिशन लेटर नहीं देखा था। एक और अंदाजा अचानक उसके दिमाग में आया। उसने लियू रुआन को खींचा जो जाने वाली थी और जल्दी से कपर क्लासमेन के पास गई जो रजिस्ट्रेशन सेशन खत्म करने के लिए अपना सामान समेट रही थी, और जल्दी से पूछा कि अब नॉन यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर्स हरे रंग के होते हैं।
अपर क्लासमैन हैरान रह गई और जल्दी से अपना सर हिलाया। नहीं नहीं, नहीं होते। नान यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर्स हमेशा से लाल रहे हैं। जैसे ही ये बात बोली गई, लियू रुआन जो बस ये सोच रही थी कि बानिंग बिंग ने उसे अचानक क्यों खींचा था, वो भी अचानक जम गई। ये साफ था कि लियू युआन को भी उस दिन फैंग युआन का एडमिशन लेटर खोलने और हरा रंग देखने का वाकया याद आ गया था। नान यूनिवर्सिटी के कभी हरे एडमिशन लेटर्स नहीं थे, तो फैंग युआन का लेटर किस स्कूल से था, इस बात को पूरी तरह से ब्लॉक होने से जोड़ने पर उन दोनों के चेहरे अचानक पीले पड़ गए। उनके दिमाग फौरन खाली हो गए। नामुमकिन, हमने साफ तौर पर साथ में नान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का फैसला किया था। फैंग युआन के सिटी के टॉप स्टूडेंट के स्कोर के साथ जिन स्कूल्स में वो जा सकते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था कि उसने अपनी चॉइस मिस कर दी हो। तो सिर्फ एक ही गुंजाइश थी कि उसने अपनी एप्लीकेशन खुद बदली थी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे की आंखों में संजीदगी देखी। फौरन ही उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं रही और वो जल्दी में स्कूल से निकल गए। जब वो भागते हुए फैंग के घर वापस पहुंचे तो उन्होंने सूट्स में अजनबियों के एक ग्रुप को पुराने फैंग के घर के मलबे को घेरे कुछ कहते हुए देखा। क्या उनमें से एक वो आदमी नहीं था जिसे हमने पहले फैंग युआन को विदा करते हुए देखा था? तुम लोग कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियू रुआन के दिमाग में उसे फौरन उन मुजरिमों की खबरें याद आईं जो स्टॉकिंग करने और ये कंफर्म करने के बाद कि घर का मालिक अकेला रहता है, हेनस एक्ट्स करते हैं। उसका दिल कांपना बंद नहीं हो रहा था। बानिंग बिंग ने भी यही सोचा, लेकिन अपने सामने सूट्स में खड़े लोगों के ग्रुप को देखकर उसे हमेशा कुछ अजीब लगा। क्या तुम लोगों ने ये आग लगाई है? क्या तुम्हें पता है कि आर्सन एक सीरियस क्राइम है? उसने चौकन्नी नजरों से लोगों के उस ग्रुप की तरफ देखा। रियल एस्टेट एजेंट उन्हें ये कहते हुए सुनकर सिर्फ हैरान रह गया। ये एक घर है जो किसी ने खास तौर पर जलाने के लिए खरीदा है और उन्होंने प्रोफेशनल्स को भी हायर किया है ताकि वो लपटों पर नजर रख सकें और ये यकीनी बना सकें कि ये कहीं और न फैले। ये कैसे एक सीरियस क्राइम है? तुम अजीब हो। तुम बकवास कर रही हो लुआन, जिसकी पर्सनालिटी एरोगेंट और अनरूली थी। ये देखते हुए कि वो इसे नहीं मानेंगे, लुआन ने तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहा। मैं इस घर के ओनर को जानती हूं, वो यहां 18 साल से रह रहा है। मुझे कैसे नहीं पता होगा कि उसके घर को जलाना था? तुम लोग बेशर्म झूठे हो। एजेंट अपने ग्रुप को आर्सेनिस्ट समझे जाने पर पहले तो थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन उन्हें ये कहते हुए सुनकर कि वो शायद पिछले ओनर के पुराने जान पहचान वाले थे और वो सच में उसी उम्र के पियर्स लग रहे थे, उसने अपनी टोन नरम करते हुए समझाया, बात ऐसी है, मैं कुछ वक्त पहले से शिनिन रियल एस्टेट कंपनी का एक एजेंट हूं। पिछले ओनर ने ये घर हमारी कंपनी के साथ सेल के लिए लिस्ट किया था और ये बिक चुका है। बायर मेरे साथ ये जेंटलमैन है। उन्होंने सच में इसे खास तौर पर अपने एक डिसीज्ड रिलेटिव के लिए जलाने के लिए खरीदा था। पिछले ओनर मिस्टर फैंग को इस बारे में पता था और वो इस पर राजी थे। उसने सब्र से समझाया, लेकिन उसके सामने खड़े दो लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे थे और उन्होंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस को आने के लिए बुलाया। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात मान लेगा? ये अकेला घर है जो फैंग युआन के पेरेंट्स ने उसके लिए छोड़ा था। वो इसे जलाने के लिए कैसे राजी हो सकता है? एजेंट ने उन्हें दिखाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकालने के बारे में भी सोचा था। नतीजे के तौर पर बिंग बिंग और लियू युआन ने सख्ती से जिद की कि हम स्कैमर्स और आर्सेनिस्ट्स हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट निकाल भी लेता तो वो बस यही मानती कि ये फॉर्ज्ड है और शायद इसे फाड़ भी देती। जब तक दोनों पार्टीज को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया, तब तक वो अपनी बातों पर अड़ी रहीं। ऑफिसर वोंग, ये लोग आर्सेनिस्ट्स हैं, जल्दी से इन्हें अरेस्ट कीजिए। एजेंट बहस करने की कोशिश करता रहा। ये देखते हुए कि वो नहीं सुन रही हैं, उसने सीधा अपना टारगेट बदल लिया। एक दूसरे आदमी से परचेज कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद उसने उसे टेबल पर दे मारा। ऑफिसर, साफ है कि ये दो लड़कियां बिना वजह मुसीबत खड़ी कर रही हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है, लेकिन वो बार बार जिद कर रही हैं कि हमने इसे फौज किया है, हमें स्कैमर्स कह रही हैं। हम इन पर डेफेमेशन के लिए केस करना चाहते हैं। ऑफिसर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और कुछ देर तक ध्यान से एग्जामिन किया और फिर मजबूरी में दोनों निंग बिंग और लियू रुआन की तरफ देखा। उसने मनाते हुए स्माइल किया और कहा, आप दोनों, ये कॉन्ट्रैक्ट सच में रियल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक आर्सन की बात है, इसे सच में वैसा नहीं माना जा सकता। ऑफिसर की बातें सुनकर दोनों अचानक दंग रह गई। उन्होंने ऑफिसर के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया और इसे गौर से एग्जामिन करने लगी। लास्ट पेज पर पार्टी ए के सिग्नेचर अगर वो फैंग युआन नहीं था तो फिर कौन था? तुरंत उनके दिल की गहराइयों से गुस्से की एक लहर उठी। निंग बिंग और लियू रुआन इतनी गुस्से में थीं कि वो हंस पड़ीं। हमें पहले सच में एहसास नहीं हुआ था कि फैंग युआन इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। अपनी एप्लीकेशन बदलना, नंबर्स ब्लॉक करना, घर बेचना, घर जलाना।
मैं उनके बिल्कुल सामने था, इतने सारे काम कर चुका था, फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड कर सकता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ तक कि कहा कि वो स्कूल के पहले दिन उन्हें जवाब देगा कि मैं आखिरकार किसे चुनूंगा। मैं किसी को भी नहीं चुनना चाहता था, मैं अकेले चुपचाप भागना चाहता था। लेकिन ये सोचकर उनके दिलों में घबराहट उठी। अगर वो फैंग युआन को नहीं मना सकी तो फिर वो चेन जी का क्या करेंगी? क्या उन्हें सच में उसे हमेशा के लिए अपने पास से गायब होते हुए देखना पड़ेगा? नहीं, उसे इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। जैसे ही ये ख्याल उनके दिल में आया, एक फोन बजने लगा। निंग बिंग ने नीचे देखा, ये चेन जी की कॉल थी। उसका दिल धड़क उठा। अब उसे इसकी परवाह नहीं थी कि यहाँ क्या हो रहा है, और वो जल्दी से फोन उठाने के लिए थोड़ा दूर चली गई। अज, क्या बात है? जब लियू युवान ने बिंग को जाते हुए देखा तो वो भी पीछे हो लीं। जैसे ही वो करीब आईं, उन्होंने फोन के दूसरी तरफ से चेन जी की आवाज सुनी। निंग बिंग, क्या युवान ने एनरोल कर लिया है? क्या उसने बताया कि उसने तुम दोनों में से किसे चुना है? दोनों के चेहरे ऑकवर्ड हो गए, लेकिन उन्होंने उसे सच बताने की हिम्मत नहीं की। वो बस गोल मोल बातें करने लगी। उसने अभी तक नहीं बताया है। उसने कहा आज सिर्फ एनरोलमेंट के लिए है, अभी स्कूल ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ है। हमें क्लासेस के ऑफिशियल पहले दिन तक इंतजार करना होगा। निंग बिन को हिचकिचाते हुए और कुछ न बोल पाते देख लियू रियाम ने फोन छीन लिया और जबरदस्ती हंसते हुए कुछ बातें समझाईं। ये जवाब सुनकर चैन की आंखों में एक चमक आई। अयुआन के साथ क्या चक्कर है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो तुम दोनों को पसंद करता है ताकि वो चुन सके? उसने धबे पांव फांग युआन को एक प्लेयर करार दे दिया। और इस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि वो उसे ये पता नहीं चलने दे सकते कि फांग युआन नानजिंग यूनिवर्सिटी आया ही नहीं था। तो कुदरती तौर पर उसने जो भी कहा उन्होंने मान लिया। उन्होंने भी उसकी बात में हाँ मिला दी। आखिर में थोड़ी मायूसी के साथ उसने पूछा, अज तुम हमें हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रहने दे सकते हैं ना? मगर जिस शख्स को हम पसंद करते हैं वो तुम हो, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। अयुवान की अपना पहला फैसला करने का इंतजार करो। आखिरकार पहले तुम्हें उसे परस्यू करना होगा, वरना मैं करूंगा। चेनजी की बात अभी खत्म नहीं हुई थी जब उन दोनों ने एक साथ उसे बीच में ही रोक दिया। ठीक है, उसे परस्यू करो। ठीक है, तुम मजीद जाने की बात कर सकते हो। वो दोनों मूड में थे। बात करने के बाद उन्होंने अपने फोन अंदर रखे और सीधा पुलिस स्टेशन से बाहर चली गईं, ये पूरी तरह भूलते हुए कि स्टेशन के अंदर अभी भी वो लोग मौजूद थे जिन्हें वो घसीट कर लाई थीं। इससे सिर्फ ऑफिसर वैंग के लिए मुश्किलें पैदा हुईं। उसे उनसे एक एक करके माफी मांगनी पड़ी और खुद उन्हें बाहर तक छोड़ने जाना पड़ा। कोई और रास्ता नहीं था। किसने कहा था उसे सिर्फ एक जूनियर पुलिस ऑफिसर बनने को? वो किसी भी साइड को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकता था। बहुत जल्दी बिंग और लियू रू नानजिंग यूनिवर्सिटी वापस लौट गईं। वो असल में फांग युआन के एनरोलमेंट के मामले सुलझाना चाहती थीं, मगर अचानक इस वजह से उन्होंने गलती से कुछ और ही ढूंढ लिया। अपनी सहूलियत के लिए बिंग और लियू रू स्कूल डॉर्मेट्री में नहीं रहती थीं, बल्कि उस अपार्टमेंट में रहती थीं जो फादर बाई और फादर लियू ने उनके लिए कैंपस से बाहर तैयार किया था। फिर उन्होंने अपने पैसों से चेनजी के लिए बराबर वाला अपार्टमेंट खरीद लिया। वो असल में सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि क्या वो फांग युआन से जुड़ी हालिया बातों के बारे में जानता है। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए उसके अपार्टमेंट गईं। लाइट साफ तौर पर जल रही थी, मगर जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। इस डर से कि कहीं उसके साथ कुछ हो न गया हो, उन दोनों ने सीधा अपनी चाबी का इस्तेमाल किया दरवाजा खोलने और अंदर जाने के लिए। बेडरूम का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। चेनजी की सख्त आवाज फिर बिना किसी रुकावट के बाहर तक आई। मैंने तुम्हें फांग युआन से निपटने के लिए हायर किया था, मगर तुम वो भी नहीं कर सके। तुम बार बार पैसे मांगते रहते हो। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि कब रुकना है? तुमने अभी वो फोन कॉल सुनी। तुम्हें पता होना चाहिए कि बिंग और ल्यूरू मुझसे कितना प्यार करती हैं। वो नानजिंग की टॉप एलीट फैमिलीज की बेटियां हैं। मेरे सामने वो कुत्तों की तरह हैं, बुलाने पर आती हैं और कहने पर चली जाती हैं। मैं जिसे भी परस्यू करने को कहता हूं वो उस शख्स को परस्यू करती है। तो क्या हुआ अगर तुम ये सब एक्सपोज कर दो? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम पर यकीन करेंगी? यहां तक कि उनका बचपन का दोस्त जो 15 साल की दोस्ती के साथ उनके साथ बड़ा हुआ, वो भी मेरे सामने कुछ नहीं है। मैंने फांग युआन को बेहोश किया और उसे समुद्र में फेंक दिया, मगर क्या वो फिर भी पहले मुझे बचाने नहीं आई थीं? यकीन करो या ना करो, मुझे एक लफ्ज भी कहने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मुझे फंसाने की हिम्मत करोगे, तुम उनके हाथों मारे जाओगे और तुम्हें दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी।
जितना ज्यादा बिंग बिंग और लियू रू ने सुना वो उतनी ही ज्यादा दहशत में आती गईं। जितना ज्यादा उन्होंने सुना वो उतनी ही डर गई थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके सामने जो आमतौर पर शरीफ और मासूम दिखने वाला चैंजी है वो उनके पीठ पीछे ऐसा होगा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि शुरू से ही फांग युआन का तकरीबन बर्बाद होना असल में इस वजह से था क्योंकि उसने किसी को ये करने के लिए हायर किया था। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स फांग युआन ने जलन की वजह से झूठ नहीं बनाई थीं। यहां तक कि पिछली बार जब वो समुद्र में गिरा था वो भी चैंजी की वजह से था। जब उन्होंने याद किया कि उन्होंने उस वक्त क्या किया था तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके अमल सच में कितने जालिमाना थे। मगर पिछले वक्त में उनके सामने वाला चैंजी कभी ऐसा नहीं था। उस आदमी से धोखा खाया जिसे उन्होंने हमेशा संजोया था, और यहां तक कि उसने उन्हें ऐसे कुत्तों की तरह समझ लिया जो उसे छोड़ नहीं सकते। उन्होंने असल में उसकी बातें सुनी और अपने 15 साल के बचपन के दोस्त फांग युआन को कदम बकदम इतना दुख पहुंचाया कि वो टूट गया, सिर्फ चेंजी के अल्फाज में एक फर्माबरदार कुत्ता बनने के लिए। इस पल बिंग बिंग और लियू रू को अचानक एहसास हुआ कि वो सच में इन सारे सालों में एक मजाक बनकर रह गई थीं। लियू रू, जिसका मिजाज शुरू से ही गुस्से वाला था, वो मजीद खुद को रोक नहीं पाई। गुस्सा उसके सीने में उबलने लगा। उसने अचानक दरवाजा लात मारकर खोल दिया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। बिंग बिंग ने अपने गुस्से को नहीं रोका। उसका चेहरा भी सख्त था जब उसने चैंजी को घूरा, जिससे उसकी रूह कांप गई। उसके दिल की धड़कन उसके कानों में गरज की तरह गूंज रही थी। इसकी तेजी ऐसा महसूस करा रही थी जैसे ये उसके सीने से बाहर निकलने वाला हो। उसने ध्यान से वो शब्द याद किए जो उसने अभी बोले थे, और उसका चेहरा अचानक कागज की तरह सफेद पड़ गया। अभी अभी उसने बहुत सी ऐसी बातें कह दी थीं जो उसे नहीं कहनी चाहिए थीं। उनका रवैया देखकर चेंजी का चेहरा पीला पड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। वो खुद को डिफेंड करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे समझाए। वो सिर्फ ये दुआ कर सकता था कि वो उसे थोड़ी कम चोट पहुंचाएं। क्या तुम कुछ नहीं कहना चाहते? बिंग बिंग ने सुकून से उसकी तरफ देखा, जिससे चेंजी को लगा कि उसकी आंखों में वो शायद एक मरी हुई चीज बन चुका है। बेहद पैनिक ने उसे घेर लिया। अपने पैनिक में वो सिर्फ उनकी तरफ रेंग सकता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है निंगबिंग रुआन, मुझे समझाने दो, मेरा वो मतलब नहीं था। उसकी ठोड़ी को लियू रुआन ने धीरे से ऊपर उठाया। उसकी आंखों में मजाक का एक इशारा था। जारी रखो, हम सुन रहे हैं। हम तुम्हारी सफाई सुन रहे हैं कि क्यों तुम हमारे पीछे कुत्तों की तरह घूम रहे हो। ये सुन रहे हैं कि तुमने फैंग युआन को समंदर में धक्का क्यों दिया। तुमने किसी को फैंग युआन को बर्बाद करने के लिए पैसे क्यों दिए। हर बार जब लू रुआन एक सेंटेंस बोलती, चेंजी का चेहरा और पीला पड़ जाता। जब तक आखिरी सेंटेंस बोला गया वो पूरी तरह स्पीचलेस हो चुका था। चेंजी का पूरा बदन और दिल डर के मारे कांप रहा था। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने सब कुछ सुन लिया। अब वो क्या करे? वो और कर भी क्या सकता था? ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया वो सब। चेंजी की आंखें हर तरफ घूम रही थीं, अपना डिफेंड करने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही थीं। आखिरकार वो उस फोन पर रुकी जो डर की वजह से जमीन पर गिर गया था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसने अचानक फोन की तरफ इशारा किया। निंगबिंग रुआन, वो सब मेरा आइडिया नहीं था, वो उसने किया था। वो बार बार मेरे लिए ट्रबल खड़ी कर रहा था, इसलिए मैंने। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा करता, उसने महसूस किया कि उसकी ठोड़ी को जोर से धक्का देकर हटाया गया। चेंजी को भी जोर से एक तरफ फेंक दिया गया। उसका बदन फर्श पर आधा मीटर तक फिसलता गया और बेड के कोने से टकराने के बाद रुका। उसकी पीठ में तेज दर्द हुआ, लेकिन चेंजी ने उसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। वो सिर्फ अपनी आंखों में दर्द दिखाकर बेचारा बनने की कोशिश कर सकता था। पहले जब भी वो ऐसा चेहरा बनाता था, वो हमेशा उस पर तरस खाती थीं और उसके पास जमा हो जाती थीं। लेकिन इस बार उसने देखा कि वो सिर्फ उसे ठंडी नज़रों से देख रही थीं। वो अब उसके लिए नरम नहीं पड़ने वाली थीं। ये देखकर कि उन्होंने उसे माफ़ न करने का फैसला कर लिया है, उसने सब कुछ कह देने का फैसला किया। मैं बुरा हूँ, मैं उससे जलता हूँ, फैंग युआन से। वो साफ तौर पर सिर्फ एक ऑर्फन है, लेकिन एक अमीर यंग मास्टर होने की वजह से हर कोई उसके पीछे भागता है। मैं जलता हूँ कि जो चीज़ें मैं इतनी मेहनत के बाद भी नहीं पा सकता, वो उसे इतनी आसानी से मिल जाती हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि मेरे सिर्फ एक वर्ड कहने पर तुम लोग उसके साथ खिलौनों की तरह खेलो। लेकिन निंगबिंग, लियू रुआन, तुम यहाँ मेरी बुराई कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत नोबल हो? मजाक मत करो। तुम्हें फैंग युआन का पीछा करने के अलावा क्या मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए फोर्स किया?
फैंग युआन तकरीबन बर्बाद हो गया था, फिर भी वो पुलिस रिपोर्ट तक नहीं कर सका। क्या वो तुम्हारे अपने कामों की वजह से नहीं था? मैंने तुम दोनों को नहीं कहा था कि जब वो पानी में गिरा तो आओ और मुझे बचाओ? मैंने तुम्हें ये भी नहीं कहा था कि उसे रिपोर्ट करने से रोको? और मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया कि तुम उसके डिज़ाइन प्लान्स और उसका गुड लक चार्म मुझे दो। किस बुनियाद पर तुम मेरी बुराई कर रही हो? चैंजी ने आखिरकार अपना असली रंग दिखा दिया। हालांकि उसके सामने वो लोग थे जिन्हें गुस्सा उतारने की हिम्मत उसने पहले कभी नहीं की थी। निंगबिंग और लू रुआन के लिए जो वर्ड्स उसने अभी कहे वो दिल दुखाने वाले और सख्त थे। बे निंगबिंग अपनी जगह रुक गई। उसकी नज़र तेज थी जो चेंजी के आर पार हो रही थी। चेंजी इतना डर गया था कि वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा है। अपने डर में उसे लगा कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वो वैसे भी उसे नहीं छोड़ने वाली थीं। मैं उनके सामने एक्टिंग करता रहा। चेंजी, हमने सिर्फ तुमसे धोखा खाया था। तुम ही बुरे हो, फिर भी तुम हमें अपने साथ नीचे खींचना चाहते हो। तुम्हें सच में ये नहीं लगता ना कि सिर्फ इन चंद बातों से तुम हमें हर्ट कर सकते हो? लू रुआन मजाक उड़ाते हुए और बुरी तरह मुस्कुराई। उसकी आंखें कमरे का जायजा ले रही थीं। देखते हुए वो उसे लगातार प्रवोक करना नहीं भूलीं। तो क्या हुआ अगर वैसा ही है तो? फ्यूचर में फिर भी लोग हमारे पीछे आएंगे, जबकि तुम तब भी गटर के एक चूहे ही रहोगे। इस घर में तुम जैसे चूहे ने रह लिया है। ऐसा लगता है कि ये घर खुद भी गंदा हो गया है। जब किसी ऐसे शख्स से सामना होता जिसे वो पसंद नहीं करती थी, तो लू रुआन कभी नहीं जानती थी कि नरम होने का क्या मतलब होता है। पहले वो शेंजी को पसंद करती थी, इसलिए वो उसकी बातों में आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो उतना अच्छा नहीं था जितना उसने सोचा था, उसका प्यार उतनी ही तेजी से खत्म हो गया। शेंजी ने उनकी तरफ देखा। उसके दिल में रिजेंटमेंट भर रही थी। क्या वो भी फांग युआन से उतनी ही ज्यादा नफरत नहीं करती थी? उसने सिर्फ कुछ बार फांग युआन को फंसाया था, तो फिर उसके साथ वो ऐसा सुलूक क्यों कर रही थी? मैं सीवर का एक चूहा हूं, तो तुम क्या हो? तुम्हारी अचीवमेंट्स फांग युआन पर भरोसा करती हैं। तुम्हारा पैसा तुम्हारे पीछे खड़े बे और ल्यू फैमिलीज पर भरोसा करता है। कम से कम मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी अपनी मेहनत पर है। लेकिन तुम्हारा क्या? फांग युआन और ब्यू फैमिलीज के बिना तुम सीवर के कौन से स्टिंकिंग बग होते? अगर बे और ल्यू फैमिलीज ना होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी अफेक्शन की तमन्ना करता? शेंजी ने अपनी पीठ के दर्द को दबाया और धीरे से खड़ा हो गया। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। वो फांग युआन से नफरत करता था। अगर वो ना होता तो ये सब ऐसा कैसे हो सकता था? लेकिन इसी तरह वो बिंग बिंग और ल्यू रायन से भी नफरत करता था। वो उससे प्यार करने की बातें करती थी, लेकिन क्या वो उतनी ही आसानी से उसके खिलाफ नहीं हो गईं? शेंजी की इन बातों ने बिंग बिंग और ल्यू यान को भी पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। उनके चेहरे खौफनाक हद तक डार्क थे। उन्होंने उसकी तरफ देखा और अचानक मुस्कुराने लगी। अजी, अगर तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हें उसकी प्राइस चुकानी पड़ेगी। बिंग बिंग ने शेंजी के लिए मुश्किलें पैदा करना जारी नहीं रखा। उसने बस उसे एक गहरी नजर से देखा, ये अल्फाज कहे और जाने के लिए मुड़ गई। ल्यू रायन उसके साथ चली गई। जहां तक शेंजी की बात है, बाद में जो कुछ हुआ उसके लिए उन्हें खुद पर्सनली एक्ट करने की जरूरत नहीं थी। कोई ना कोई नेचुरली उससे निपटने के लिए आ जाएगा। अब अर्जेंट मैटर ये था कि जल्दी से पता लगाया जाए कि फांग युआन कहाँ गया है। लेकिन बिंग बिंग और ल्यू यान ने बार बार सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि उन लोगों की तादाद बहुत कम थी जो शायद जानते हों कि मैं कहाँ गया था। मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। बचपन में उन्हें मैं नहीं चाहिए था और उसके बाद हमारा कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। बचपन से मेरे सबसे करीबी दोस्त बिंग बिंग और ल्यू यान थे, लेकिन अब वो दोनों ब्लॉक थे। मेरा घर बिक गया था, जल गया था और पीछे बस राख का ढेर बचा था। पीछे कोई क्लूज नहीं बचे थे। इस वक्त बिंग बिंग को अचानक कुछ याद आया। उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल की। कॉल जल्दी से कनेक्ट हो गई। जल्दबाजी में उसने हेलो तक नहीं कहा, बल्कि सीधा पॉइंट पर आई और पूछा, टीचर भी, क्या फांग युआन बाद में आपके पास अपनी यूनिवर्सिटी चॉइस बदलने आया था? हाँ, उसने इसे बी यूनिवर्सिटी में बदल दिया। मैंने पहले भी कहा था, उसके ग्रेड्स के साथ बी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना बहुत आसान है। मुझे नहीं पता वो पहले क्या सोच रहा था। नॉन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने पर इंसिस्ट कर रहा था। ऐसा नहीं है कि नॉन यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी टॉप टियर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं तो नेचुरली टॉप टियर में जाना ही बेहतर है। खुशकिस्मती से आखिरकार उसे समझ आ गई। जैसे ही फांग युआन की चॉइस का जिक्र हुआ, टीचर बी ने लंबी बातें शुरू कर दी। बिंग बिंग का सुनने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही उसे इन्फॉर्मेशन मिली, उसने फोन काट दिया और ल्यू रायन जो खामोशी से उसके पास इंतजार कर रही थी, बे यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर दंग रह गई। वो अचानक जम गई। बे यूनिवर्सिटी यीचांग में थी,
जो नानचिंग से 184 किलोमीटर दूर थी, जहां वो रहते थे। मैं सच में अकेले इतनी दूर एक जगह चला गया था। क्या मैं उनसे इतनी ज्यादा नफरत करता हूं? पुराना फांग युआन अकेले रहने से सबसे ज्यादा डरता था, फिर भी उसने अकेले भागने की हिम्मत की। यी चांग हजारों मील दूर सिर्फ उनसे बचने के लिए। बिंग बिंग ने खामोश लियू रायन की तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी थीं। क्या तुम उसे ढूंढने जाना चाहती हो? बिल्कुल, मुझे जाना होगा। उसने बे9 बिंग बिंग की तरफ देखा। उसका जवाब बहुत फर्म था। वो फांग युआन को ढूंढना चाहती थी। वो जाना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि पहले जो कुछ भी हुआ वो उसका इरादा नहीं था, उसे बस धोखा दिया गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में फांग युआन से रिश्ता खत्म कर देंगी। और जब उसने बिंग बिंग की आंखों में इंटेंशन देखा तो लियू रायन समझ गई कि उसके ख्याल भी बिल्कुल उसके जैसे थे। बे यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन खत्म करने के बाद मुझे अपने डॉर्म की चाबी मिली। डॉर्म रूम में 4 बेड्स थे। मैं सबसे आखिर में पहुंचा था। एक दूसरे को ग्रीटिंग देने के बाद सबने अपना सामान अनपैक करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं खत्म करने वाला पहला था। स्कूल से मिले बेडिंग के अलावा मेरे पास बहुत कम चीजें थी। मेरे पास सिर्फ कुछ सेट्स कपड़े थे। मेरे बगल वाला बेड नानचिंग के ही किसी और दूसरे स्टूडेंट का था, एक मेल स्टूडेंट जिसका नाम जूजवान था। उसने काले फ्रेम वाला चश्मा पहना था, लेकिन वो बिल्कुल भी क्वाइट नहीं लग रहा था। इसके उलट वो काफी लाइवली और चीयरफुल लग रहा था। ये देखकर कि मेरे पास कितनी कम चीजें हैं, वो क्यूरियोसिटी के साथ मेरे पास आया। तुम्हारे पास इतनी कम चीजें क्यों हैं? मैंने सर हिलाया और धीरे से समझाया। ज्यादातर चीजें खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मेरा प्लान है कि यहां पहुंचने के बाद उन्हें खरीदूं। मुझे ऐसा कहते सुनकर जोआन तुरंत तारीफ से भर गया। इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग। जब मैं आया, मेरी मॉम ने मेरे लिए इतना सारा सामान पैक कर दिया, कहते हुए कि मैं यहां ये सब इस्तेमाल कर सकता हूं। नतीजे के तौर पर रास्ते में सिर्फ सूटकेस उठाने ने ही मुझे लगभग मार डाला था। हालांकि वो कंप्लेन कर रहा था, उसकी बातों में खुशी की एक लहर भरी हुई थी। फैंग के पेरेंट्स की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। क्योंकि उनकी पर्सनालिटीज मैच नहीं करती थी, वो सारा साल लगातार झगड़ते रहते थे। मेरी तरफ, जो एक ड्यूटी पूरी करने के लिए पैदा हुआ बच्चा था, उनका लगाव और भी कम था। मैंने नेचुरली ज्यादातर पेरेंटल लव महसूस नहीं किया। बाद में जब फैंग के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, मैं एक बोझ बन गया जिसे वो दोनों ही फेंक देना चाहते थे। अब जुवान को उसकी खुशी भरी परेशानियों के बारे में बात करते सुनकर मैं उस पर मुस्कुराया। वो भी तुम्हारे लिए उनका लव ही है। अनपैकिंग खत्म करने के बाद हमने साथ में कैंपस को देखा और समझा। आसमान धीरे धीरे काला होने लगा। एक बिजी दिन के बाद मैं थक कर सो गया। अगली सुबह जल्दी बे यूनिवर्सिटी में स्कूल का ऑफिशियल पहला दिन था। मैं अपना चेहरा धोने के लिए जल्दी उठा। जैसे ही मैं नीचे गया, मैंने एक शोर सुना। वो दोनों कौन हैं? मैंने उन्हें फ्रेशमैन रजिस्ट्रेशन के दौरान क्यों नहीं देखा? तुम फ्रेशमैन रजिस्ट्रेशन के इंचार्ज थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे मिले हो। लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। मैंने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। वो जरूर इस साल की फ्रेशमैन होंगी। क्या वो किसी का इंतजार कर रही हैं? मैं सोच रहा हूं कि कौन इतना लकी है जिसका इंतजार 2 बड़ी ब्यूटीज कर रही हैं। डिस्कशन की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। मैंने अपनी आईब्रो उठाई। मैं भी थोड़ा क्यूरियस था। वो आखिर किस तरह की ब्यूटीज थीं जिसकी वजह से इतने सारे लोगों ने यहां रास्ता ब्लॉक कर दिया था? भीड़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हुए मैंने 2 अनएक्सपेक्टेड चेहरे देखे। वो बिंग बिंग और लियो रुयैन थी। वो दोनों कैंपस की मेन रोड के किनारे खड़ी थीं। उनकी आंखें गुजरती हुई भीड़ में ढूंढ रही थीं। सिर्फ एक नज़र में उन्होंने फैंग युवान को ढूंढ लिया, जो अभी नीचे आया था। उनकी एक साथ आई युवान की पुकार लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी थी। उन दोनों ने लंबे कदम बढ़ाए और जल्दी से मेरी तरफ चलकर आई। ये देखकर मेरे आगे बढ़ते कदमों ने रास्ता बदल लिया। बहुत नेचुरली मैंने डायरेक्शन बदल ली और दूसरी तरफ चलने लगा। थोड़ा चलने के बाद ये एक हल्की जॉग में बदल गया, जब तक कि मेरी रिस्ट पर अचानक जोर नहीं लगा, जिसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने नीचे देखा और देखा कि बै निंगबिंग और लियू रुयान ने मुझे पकड़ लिया था, मेरा हाथ थामे हुए। मेरी आईब्रोज सख्ती से सिकुड़ गई। मैंने जोर से अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरी नज़र उनकी तरफ थी, जिसमें थोड़ी विजिलेंस थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैनचोंग और यांग के बीच डिस्टेंस लगभग 2000 किलोमीटर है। वो अचानक यहाँ मुझे ढूंढने क्यों आई हैं? आई युवान, तुमने हमें ब्लॉक क्यों किया? इसके अलावा क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम स्कूल के पहले दिन हमें जवाब दोगे, हमें बताते हुए कि तुमने आखिर में किसे चुना है? लियू रुयान ने अपने होंठ चबाए, थोड़ा बुरा महसूस करते हुए, भले ही वो पहले चेंजी की तरफ थोड़ी बायस थी। आखिरकार वो अब भी 15 साल के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, जो बचपन से साथ बड़े हुए थे। उसे रिश्ते को इतना टेंस क्यों बनाना था? उसने शुरू में ये सोचा था कि ये कहकर मैं उसे निकलने का रास्ता दे रही हूं,
जब तक वो पीछे हटने के मौके का फायदा उठाता, सब ठीक हो जाता। किसने सोचा होगा कि मुझे उसके दिए हुए रास्ते की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्या तुम्हारा इस गेम से अभी तक मन नहीं भरा, तुम दोनों महान यंग लेडीज? मैं मजाकिया ढंग से हंसा, जिसने लियू रुयान और बाई निंगबिंग को भी कंफ्यूज कर दिया। लेकिन उन दोनों ने बस यही सोचा कि मैं अभी भी गुस्सा हूं, इसलिए उन्होंने सब्र के साथ मुझे मनाने की कोशिश की। युआन, क्या तुमने कुछ गलत समझ लिया है? बाई निंगबिंग ने फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने सीधा उसे डॉज कर दिया। मैंने अपने चेहरे से मुस्कुराहट हटाई और जब मैंने उनकी तरफ देखा, मेरी आंखें ठंडी थीं। मुझे लगा मेरा मतलब पहले से ही बहुत साफ है। बाई निंगबिंग, लियू रुयान, अगर तुम्हें चेंजी पसंद है तो खुद उसके पीछे जाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें मेरे चारों तरफ घेरने के लिए मजबूर किया था। तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारे पीछे आने के लिए हाँ नहीं कहा था? तो क्या चेंजी फिर से गायब होने की धमकी दे रहा है? क्योंकि तुम उसे इतना पसंद करती हो और उसके लिए कुछ भी करोगी, मैं पीछे हट जाऊंगा। तुम तीनों को लवी डवी और इनसेपरेबल रहने दो। तुम जैसे चाहो वैसे मैस अराउंड कर सकती हो, लेकिन मैं हमारी 15 साल की जान पहचान के वास्ते तुमसे भीख मांग रहा हूं। क्या तुम मुझे जाने दे सकती हो? मुझे सच में समझ नहीं आता। मैं पहले ही हजारों मील दूर यीचेंग भाग आया हूं, वो मुझे जाने क्यों नहीं देती? मेरे सामने खड़ी बै निंगबिंग और लियू रुयान के लिए जैसे ही उन्होंने मेरी बातें सुनी, उनके चेहरे सख्त हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है युआन, जिस इंसान को हम पसंद करते हैं वो तुम हो। हम चेंजी को भला कैसे पसंद कर सकते हैं? क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? निंगबिंग ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी आवाज गिल्टी हो गई। उसने अपनी नजरें चुरा ली, लेकिन ये सोचते हुए कि उसने पहले ही चेंजी से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। थोड़ी देर बोलने के बाद वो फिर से कॉन्फिडेंट हो गई। सही कहा युआन, क्या हमने हमेशा सिर्फ तुम्हें ही पसंद नहीं किया? हम अब भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम किसी और को कैसे पसंद कर सकते हैं? लू रुयान ने निंगबिंग की बात दोहराई। उसकी आंखें एक पल के डेज के बाद फिर से एफेक्शनेट लुक में वापस आ गईं। आखिरकार चेंजी और उनके अलावा बाकी सबकी नज़र में वो जिस शख्स को पसंद करती थी, वो फांग युआन था। उनका चेंजी के साथ कभी कोई रिलेशनशिप नहीं था। ये सोचकर उनके दिल फिर से सेटल हो गए। क्या तुम हमें फांग युआन को परस्यू करना बंद करवा सकते हो? हम अब और प्रिटेंड नहीं कर सकते। फांग युआन के साथ बिताया हर एक मिनट टॉर्चर है। हम साफ तौर पर तुम्हें पसंद करते हैं, तो हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकते? तुम जाओ, उसे कोक्स करो। मैं बहुत लेजी हूं जाने के लिए। मैं एक्टिंग से टायर्ड हो गई हूं। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। मुझे अस को ढूंढने जाना है। अस को अब तक शायद अपना एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया होगा। वो हमारे साथ जॉय शेयर करने के लिए ईगर होगा। मैं अस को ढूंढने जाना चाहती हूं। भले ही वो मर जाए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारी केयर की है। युआन, मैं सराउंड करना बंद करो। और तो और, ये अज ने किया भी नहीं था। अगर अज ने ये किया भी होता तो हम सब क्लासमेट्स हैं। स्कूल शुरू होने वाला है। तुम्हें किसी और का फ्यूचर रुइन करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग्स एक एक करके प्ले की गईं। मेरे एक्सप्रेशंस कोल्ड रहे, लेकिन मेरी आवाज में मौकरी की एक झलक थी। ये सब चीजें, और ऊपर से ये कि बाद में एक ने मेरा डिजाइन मैन्युस्क्रिप्ट चुराकर उसे दे दिया और दूसरी ने वो सेफ्टी एमुलेट जो मैंने प्रे किया था वो किसी और को दे दिया, और यहां तक कि बिजी होने का एक्सक्यूज बनाया ताकि वो मुझे सी ऑफ करने ना आए, सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी और का लगेज मूव करने में हेल्प कर सके। अगर तुम्हारा लव ऐसा ही है जहां तुम्हें अपने लव्ड वन को ही दूसरों के लिए स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करना पड़े, तो फिर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं भी ये बेयर नहीं कर सकता। निंगबिंग और लू रुयान पहली रिकॉर्डिंग प्ले होने के वक्त से ही पेल पड़ चुकी थीं, तो मुझे सारा सच इतनी जल्दी पहले ही पता चल गया था। मुझे जाता हुआ देखकर निंगबिंग और लू रुयान को किसी तरह अपने दिलों में एक एम्प्टीनेस महसूस हुई, जैसे उनसे कुछ पूरी तरह लीव कर गया हो। लू रुयान अब भी इसे एक्सेप्ट करने को अनविलिंग थी। वो अपने लिए कुछ और वर्ड्स आर्ग्यू करना चाहती थी। लेकिन तुम्हें कोई लॉसेस नहीं हुए हैं ना? क्या तुम हमारी 15 इयर्स की फ्रेंडशिप की खातिर ऐसा नहीं कर सकते कि जो पहले हुआ उसे प्रिटेंड करो कि वो कभी नहीं हुआ था? युआन, मुझे पता है हमने तुम्हारे साथ रॉन्ग किया। क्या हम पास्ट भूलकर स्टार्ट ओवर कर सकते हैं? निंगबिंग की आंखों में पेन एविडेंट था। वो वाकई ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उनका 15 ईयर बॉन्ड सिर्फ एक सिनिस्टर और विशियस चेंजी की वजह से शैटर हो जाएगा। उनकी अब भी अनरिपेंटेंट अपीयरेंस देखकर जैसे अगर मैं अग्री नहीं हुआ तो मैं ही अनग्रेटफुल और हार्टलेस होऊंगा। फांग युआन को ये सिर्फ रिडिकुलस लग रहा था। वो इतनी एंटाइटल्ड कैसे हो सकती हैं?
तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे कोई लॉसेस नहीं हुआ? तो उनकी नज़र में मेरा अनकॉन्शियस हो जाना और सी में थ्रो कर दिया जाना नो लॉस कहलाता है। मैं लगभग रोइन हो गया था, लेकिन अपने लिए जस्टिस नहीं पा सका और उसे नो लॉस कहती हैं। वो डिज़ाइन मैन्युस्क्रिप्ट जिस पर मैंने इतनी हार्डवर्क की थी, वो किसी और का स्टेपिंग स्टोन बन गया और उसे नो लॉस कहती हो? इसकी ज़रूरत नहीं है निंगबिंग और लू रुयान। मैंने पहले कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि तुम्हारी नेचर इतनी रॉटन हो चुकी है। मैं हंसा और उनके फेसेस की तरफ देखते हुए अपना सर हिलाया। ज़ाहिरी तौर पर कुछ नहीं बदला था, लेकिन इस मोमेंट वो इनक्रेडिबली डिस्टेंट महसूस हो रही थी। सही कहा, उस मोमेंट से जब उन्होंने ये कहा था कि भले ही चेंजी ने मुझे रुइन करने के लिए किसी को हायर किया हो, मुझे किसी और का फ्यूचर रुइन नहीं करना चाहिए। वो अब पहले वाली निंगबिन और लू रुयान नहीं रही थी, जिन्होंने कहा था कि वो मुझे फिर कभी ग्रीवेंसेस नहीं होने देंगी। लू रुयान अब भी होल्ड ऑन करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना हैंड रीच आउट किया, मैंने फोर्सफुली उसे पुश कर दिया। मुझे टच मत करो, मुझे इससे डर्टी फील होता है। मैंने उनकी तरफ देखा, मेरी आंखें डीप डिस्गस्ट से भरी हुई थी। अब तुम्हें हमारी 15 इयर्स की फ्रेंडशिप याद आ रही है, लेकिन जब तुम चेंजी की एक बात पर मेरे साथ टॉय करने आई थी, तब तुम्हें हमारी 15 इयर्स की फ्रेंडशिप याद क्यों नहीं आई? जब मैं लगभग बर्बाद हो गया था और तुमसे मदद की भीख मांगी थी, तब तुम्हें हमारी 15 साल की दोस्ती का ख्याल क्यों नहीं आया? जब तुमने पूरे नॉन चैंग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर साजिश की थी और उन्हें चेंजी के खिलाफ मेरा केस लेने से मना किया था, तब तुम्हें हमारी 15 साल की दोस्ती का ख्याल क्यों नहीं आया? जब तुमने चेंजी को खुश करने के लिए मेरा डिज़ाइन मैन्युस्क्रिप्ट और मेरा सेफ्टी एम्यूलेट ले लिया था, तब तुम्हें हमारी 15 साल की दोस्ती का ख्याल क्यों नहीं आया? अब तुम मेरे पास 15 साल की दोस्ती की बातें करने क्यों आ रही हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्यारा चेंजी अब तुम्हें नहीं चाहता? मेरे शब्द कड़वे थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से उनके दिखावे को चीर दिया। बाई निंगबिंग का चेहरा पीला पड़ गया। वो पलटकर जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ घर घर खेलने का वक्त नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देखना चाहता था और सीधा उनके पास से निकल गया। मेरे पीछे लियू रुयान ने अपने जज्बातों को दबाया। मेरी जाती हुई पीठ को देखते हुए आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखें लाल हो गईं। धीरे से बुदबुदाते हुए, युआन, हम शुरुआत में बस धोखे में थे, हम तुम्हें ये साबित करके दिखाएंगे। इंतजार करो जब तक हम सारा सच सामने नहीं ले आते। क्या तुम फिर भी हमें माफ कर पाओगे? बाई निंगबिंग को नहीं पता था। वो सिर्फ इतना जानती थी कि सब कुछ वैसा ही कर देना शायद फैंग युआन से माफी मांगने का उनका इकलौता मौका था। उन दोनों ने उसी दिन प्लेन टिकट्स खरीदे और नॉन चैंग वापस लौट गईं। अगर फैंग युआन को चेंजी की मौजूदगी से फर्क पड़ता था, तो वो उसे साबित कर देंगी कि शुरुआत में उन्होंने चेंजी के बारे में जो भी सोचा हो, वो सब बीता हुआ कल था। जहां तक आज और भविष्य की बात है, उनकी जिंदगी में सिर्फ फैंग युआन ही होगा। नन यूनिवर्सिटी में स्कूल के पहले ऑफिशियल दिन एक बड़ी खबर फैल गई। नन यूनिवर्सिटी के एक फ्रेशमैन का मॉरल कैरेक्टर खराब था और सिर्फ एक बेहतरीन क्लासमेट से जलन की वजह से उसने जानबूझकर उस क्लासमेट को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को हायर किया था। यहां तक कि उसका हाल ही का अवार्ड विनिंग काम भी उस क्लासमेट के मैन्युस्क्रिप्ट से चुराया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक क्लास रीयूनियन के दौरान जानबूझकर एक क्लासमेट को जख्मी किया था और उसे समुद्र में फेंक दिया था, जिस पर अटेम्प्टेड मर्डर का शक था। क्योंकि किसी का नाम नहीं लिया गया था, सभी अभी भी अंदाजा लगा रहे थे कि ये सच है या झूठ। अगर ये सच था, तो ये इंसान कौन हो सकता है? फ्रेशमैन वेलकम पार्टी के दौरान सबकी नज़रों के सामने चेंजी स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था जब उसे पुलिस ले गई, जिसने पूरी तरह से इस अफवाह को सच साबित कर दिया। किसी को याद आया कि रजिस्ट्रेशन डे पर नन यूनिवर्सिटी की 2 नई कैंपस बेल्स का उस नए स्टूडेंट के साथ अच्छा रिश्ता लग रहा था। जब उन्होंने चुपके से पूछा, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की ने अपना सिर हिलाया और दूसरी ने आह भरी। हम हाई स्कूल क्लासमेट्स थे। वो उस वक्त हार्मलेस लगता था और उसकी बेचारी हालत देखकर हमने उसे अपने ग्रुप में ले आए थे। किसने सोचा था कि बचपन से हमारे साथ बड़े हुए एक दोस्त से जलन की वजह से वो उसके साथ इतना बेरहम होगा? सही कहा, विक्टिम हमारा दोस्त है। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हम एक भेड़िए को अपने घर में पनाह दे देंगे। हम ही हैं जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ऐसे दिखावा किया जैसे वो पूरी तरह से धोखे में थी और आज ही उन्हें सारा सच पता चला है। उनके चेहरे पर बहुत दर्द था।
इसने पूछने वालों को जज्बाती कर दिया। सच है, आप किसी का चेहरा जान सकते हैं लेकिन उसका दिल नहीं। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार जब हम उससे पहली बार मिले थे, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना विशस और इतना बेशरम होगा। चेंजी को उन्होंने पूरी तरह से अपार्टमेंट से निकाल दिया था। बाई निंग बिंग और लियू रुयान ने उसका सारा सामान निकाला, उसे पैक किया और बाहर फेंक दिया। उस रात बाई निंग बिंग और लियू रुयान के जाने के बाद चेंजी ने सोचा कि वो फैंग युआन के पीछे भागने में बिजी होंगी, लेकिन पता चला कि वो अगले दिन वापस आ गईं। उनके पुराने शब्दों की वजह से अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो डर में जी रहा था। उसे डर था कि वो बदला लेने के लिए वापस आएंगी। उम्मीद के खिलाफ कुछ समय के लिए सब शांत था और चेंजी को लगा कि वो बस उसे इग्नोर कर रही हैं, न कि वो सच में कुछ करना चाहती हैं। चेंजी ने आखिरकार राहत महसूस की और लो प्रोफाइल रहने लगा, सोचते हुए कि जब तक वो शांति से कॉलेज पूरा कर लेता है, वो उनके दिए हुए तोहफे पैसे के लिए बेच देगा और फिर इस जगह से बहुत दूर भाग जाएगा। अपनी एजुकेशन के साथ वो यकीनन अभी भी बहुत अच्छी तरह जी सकता था। जहां तक फ्रेशमैन वेलकम पार्टी की बात है, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने शुरुआत में ही साइन अप कर दिया था और वो पीछे नहीं हट सकता था। अब बाई निंग बिंग और लियू रुयान की बैकिंग के बिना कुदरती तौर पर उसके पास अब मनमर्जी करने का कोई हक नहीं था। वो सिर्फ दुआ कर सकता था कि एक शाम के लिए कुछ ना हो। लेकिन उसी पल चेंजी ने अचानक महसूस किया कि उसके आसपास के लोग किसी चीज के बारे में फुसफुसा रहे थे। जब उसने वहां देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने शुरुआत में सोचा कि वो बस ज्यादा सोच रहा है, लेकिन फ्रेशमैन वेलकम पार्टी के दौरान जब चेंजी स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम अचानक वहां आई और उसे तुरंत ले गई। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि इतने वक्त से वो जिस इंसान के बारे में बात कर रहे थे वो वही था। मैं बा निंगबिंग और लियू युएन को देखना चाहता हूं, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। वो चिल्लाया और कोऑपरेट करने से मना कर दिया, लेकिन बिंगबिंग और लियू युएन अब उससे बिल्कुल भी थ्रेटेंड नहीं थीं। सीधा सारे एविडेंस पुलिस को पेश कर दिए। जब तक खबर फांग युआन तक पहुंची, सब कुछ खत्म हो चुका था। चेंजी को इंटेंशनल इंजरी का दोषी ठहराया गया, क्योंकि साफ एविडेंस होने के बावजूद उसने फिर भी गुनाह नहीं कबूला और उसके पछतावे का एटीट्यूड बहुत बुरा था। उसे आखिरकार 3 साल की प्रिजन की सजा सुनाई गई और यूनिवर्सिटी से भी एक्सपेल कर दिया गया। जिस दिन सब कुछ सेटल हुआ, यी चोंग में मौसम की पहली स्नो हुई। बिंगबिंग और लियू युआन डॉर्मेटरी के नीचे एक अम्ब्रेला लेकर इंतजार कर रही थी। थोड़ी दूर से हमने एक दूसरे को देखा। कुछ महीनों तक उन्हें ना देखने के बाद वो थोड़ी काम लग रही थी, जैसे उन्होंने आखिरकार अपने दिमाग का बोझ हल्का कर लिया हो। दोनों के चेहरे से रिलीफ साफ दिख रही थी। मुझे करीब आते देख उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। फांग युआन बहुत स्लोली चल रहा था। बा निंगबिंग और लियू युआन और इंतजार नहीं कर सकी और सीधा मेरी तरफ चलने लगी। स्माइल अभी आई ही थी और दोनों ने अपनी आवाज नीचे करने की कोशिश की जब उन्होंने देखा कि उनके सामने वाला शख्स भी स्माइल कर रहा है और उन्हें वेव कर रहा है। बा निंगबिंग और लियू युआन ने एक साथ रिलीफ की सांस ली और जैसे ही उनका दिल थोड़ा सुकून में आया, उन्होंने देखा कि फांग युआन उनके पास से गुजरा और उनके पीछे की जगह की तरफ भागा। एक पल की स्टन्ड साइलेंस के बाद दोनों एक साथ मुड़ी, सिर्फ ये देखने के लिए कि जिस शख्स को वो ग्रीट कर रहा था वो नहीं बल्कि एक मेल स्टूडेंट था। जूसान, आज स्नो काफी हैवी हो रही है। तुमने अचानक मेरे लिए खाना लाने का क्यों सोचा? जब मौसम अच्छा था तब तो तुम इतने काइंड नहीं थे। जूसान हंसा। क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि स्नो हो रही है? साल की पहली स्नो, ये बहुत मीनिंगफुल है। तो मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता था। मैं सेल्फीज लेने में अच्छा नहीं हूं, क्या तुम मेरे लिए कुछ पिक्चर्स ले सकते हो? इस खाने की खातिर मैं मान जाता हूं। अच्छे भाई, तुम असली दोस्त हो। ये देखकर कि मैं जूसान के साथ जाने वाला हूं, लियू युआन अचानक एंग्शियस हो गई और उसने जल्दी से मुझे पुकारा। फांग युआन। मैं नहीं रुका, अभी भी जूसान को आगे ले जा रहा था। हालांकि जूसान थोड़ा क्यूरियस था और उसने अपना सर पीछे घुमाकर देखा। फांग युआन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तुम्हें बुला रहा है? मैंने कहा, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं सीधे चेहरे के साथ चलता रहा, लेकिन इससे पहले कि मैं दूर जाता, किसी ने मेरी रिस्ट पकड़ ली। मैं रुका और एक ठंडी सांस ली। ये दोनों इतनी परसिस्टेंट क्यों हैं?
फांग युएन, तुम हमें अवॉइड क्यों कर रहे हो? लियू युएन की आवाज में ग्रीवेंस की झलक थी जब उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और चाहे मैं जितनी भी कोशिश करता वो छोड़ने से मना कर रही थी। क्योंकि मेरा दूसरा हाथ जूसान के शोल्डर पर था, एक कदम पीछे होने की वजह से बिंगबिंग मेरा दूसरा हाथ नहीं पकड़ सकी। वो सिर्फ मेरा रास्ता रोक सकी ताकि मुझे भागने से रोक सके। छूटने के बाद जूसान ने पहले एक को देखा, फिर दूसरी को, और आखिर में मेरे चेहरे के उतरे हुए कोने देखकर मेरी तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि उसे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जानते हुए कि मैं भाग नहीं सकता, मैंने और कोशिश करना छोड़ दिया और अपना हाथ जूसान के शोल्डर से हटा लिया। जूसान, थोड़ी देर वहां इंतजार करो, मुझे उनसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। जूसान ने मना नहीं किया, थोड़ी दूर स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ इशारा किया और मुझे वेव किया। मैं पहले वहां जाता हूं, फिर जब तुम्हारी बात खत्म हो जाए तो स्पोर्ट्स फील्ड आ जाना। मैंने सर हिलाया। जूसान को खुशी से स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ भागते हुए देखा और तभी मैं बिंगबिंग और लियू युएन की तरफ मुड़ा। मैंने एक एक करके लियू युएन की उंगलियां अपने हाथ से हटाई। जो स्माइल मेरे चेहरे पर जूसान के सामने थी, अब वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैंने उन्हें ठंडी नजरों से देखा, मेरी आंखें इम्पेशेंस से भरी थीं। बोलो, तुम दोनों इस बार यहाँ किस लिए आई हो? एटीट्यूड में इस स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ने उन दोनों को दुख पहुंचाया। लियू युएन ने अपनी नजरें झुका ली। फांग युएन, जो तुमने पिछली बार कहा था, हमने उस बारे में ध्यान से सोचा। तब हमारा सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका वाकई इनअप्रोप्रिएट था, हम गलत थे। तो उसने दोनों हाथों से बॉक्स मेरे सामने पेश किया और बिंगबिंग ने भी वक्त पर वर्डिक्ट दिखाया। पिछली बार का डिजाइन मैन्यूस्क्रिप्ट हमने ऑर्गेनाइजर्स को समझा दिया है कि चेंजी ने कंपटीशन में एंटर होने के लिए तुम्हारा डिजाइन चोरी किया था, इसलिए ये अवार्ड तुम्हारा होना चाहिए। जहां तक पिछली बार की बात है, जब चेंजी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, हमने पहले ही उसे प्रिजन भेज दिया है। फांग युएन, हमने ये कंफर्म कर लिया है कि वो सब वहां वापस चले जाएं जहां उन्हें होना चाहिए। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? मैंने ट्रॉफी और सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर के साथ वो डिजाइन मैन्यूस्क्रिप्ट ले लिया जिस पर फांग युएन का नाम फिर से लिखा गया था। वहां वो वर्डिक्ट पेपर भी था। सच में बहुत सी चीजें अपनी असली जगह पर वापस आ गई थीं। मेरा डिजाइन मैन्यूस्क्रिप्ट, चेंजी की किस्मत, ऐसा लग रहा था कि वो सच में अपनी सही जगह पर वापस आ गए हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा सब कुछ सच में अपनी जगह पर वापस नहीं आया था। सारी गलतियां ठीक नहीं हुई थीं। मैंने वो डिजाइन मैन्यूस्क्रिप्ट रख लिया और बाकी सब बिल्कुल वैसे ही वापस कर दिया जैसे वो थे। ट्रॉफी और वर्डिक्ट को वापस होते देख बा निंगबिंग और लियू रुआन दंग रह गईं। आयोआन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ठंड में काफी सर्दी है। अगर मिस बी और मिस लियू को कोई और काम नहीं है तो प्लीज चली जाइए। ये कहने के बाद मैं जाने के लिए मुड़ा। ये देखकर कि मैं फिर से जाने वाला हूं, लियू रुआन अचानक शर्म की वजह से थोड़ी गुस्सा हो गई और उसकी आवाज अनजाने में ऊंची हो गई। फांग युआन, तुम जस्टिस चाहते थे, क्या हमने इसे वापस दिलाने में तुम्हारी मदद नहीं की? तुम और किस बात से डिससैटिस्फाइड हो? आयुआन, अगर तुम तमाशा करना चाहते हो तब भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है। लियू रुआन, बा निंगबिंग, मैंने तुमसे कभी कुछ करने को नहीं कहा था, है ना? मेरी मदद करने के अलावा क्या तुम ही इस मौजूदा हालत की वजह नहीं हो? अगर तुमने शुरू में मुझे क्राइम रिपोर्ट करने से न रोका होता, अगर तुमने अपने दिल के करीब इंसान को खुश करने के लिए मेरा डिज़ाइन मैन्यूस्क्रिप्ट न चुराया होता, तो मुझे अब तक इंतज़ार क्यों करना पड़ता और तुम्हारे इसे संभालने का इंतज़ार क्यों करता? मेरा हर शब्द सीधा था। जिसने उन दोनों को शर्मिंदा कर दिया, वो एक और शब्द बोलने के लायक नहीं रही। नानचांग और ईचांग काफ़ी दूर हैं। आप दोनों यंग लेडीज़, मैं उम्मीद करता हूं कि हम फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मैंने अपनी आखिरी नज़र हटाई, जाने का इरादा करते हुए। मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था जब पीछे से लियू रुआन की आवाज़ आई। मुझे माफ़ कर दो आयुआन, मैंने अभी गलत बोला, लेकिन हमें सच में पता है कि हम गलत थे। क्या तुम सच में इतने बेरहम बनना चाहते हो कि हमें अमेंड्स करने का एक मौका भी नहीं दोगे? बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। एक लंबी खामोशी के बाद आखिरकार बा निंगबिंग कोली, इसके अलावा तुमने वादा किया था कि तुम हमें अपना फाइनल चॉइस बताओगे। मैंने अपना सर घुमाकर बा निंगबिंग और लियू रुआन को देखा, जो अभी भी वहां जिद में खड़ी थी, जाने से इनकार कर रही थीं। गिरती हुई बर्फ के बीच वो दोनों अकेली और डेसोलेट लग रही थीं। मुझे अचानक वो साल याद आया जब वो पहली बार मिले थे। बिल्कुल इसी तरह का बर्फबारी वाला दिन था। मैं सिर्फ 3 साल का था। बटलर मेरा हाथ पकड़े हुए था। मैं फादर फांग और मदर फांग के पीछे चल रहा था।
वो दोनों अपने अपने अफेयर्स में मसरूफ थे। बटलर के मुझे वहां लाने के बाद वो भी सर्वेंट्स के मामलों को संभालने में मसरूफ हो गया। मैंने फेंस के पार देखा और पड़ोसी के आंगन में बा निंगबिंग और लियू रुआन को एक साथ खेलते हुए देखा। उनके माँ बाप उनके बिल्कुल पीछे खड़े थे, देखभाल कर रहे थे, इस डर से कि अगर वो एक पल के लिए भी लापरवाह हुए तो कुछ हो जाएगा। खेलते हुए उन दोनों ने मुझे उन्हें शौक से देखते हुए मेरी तरफ हाथ हिलाया। छोटे भाई, क्या तुम यहाँ आके खेलना चाहते हो? वो एक साथ बड़े हुए, एक ही किंडरगार्टन से लेकर एक ही एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल तक। लेकिन जिस पल से 10th ग्रेड में चैंजी आया, किस्मत का रास्ता बदलने लगा। असल में अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने कब से चैंजी को पसंद करना शुरू किया और कब से वो इससे इतनी पागलों की हद तक प्यार करने लगी। इतना पागल कि उनकी कोई हद नहीं रही कि उन्होंने चैंजी को खुश करने के लिए अपने 15 साल के अफेक्शन को किनारे कर दिया। नानचांग में काफ़ी वक्त से बर्फ नहीं गिरी थी और अब वो एक बार फिर बर्फ में एक दूसरे को दूर से देख रहे थे। अब उनके बीच कोई फेंस नहीं थी, लेकिन हम कभी भी शुरुआत की तरह करीब नहीं हो सकते थे। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। तुम्हें जवाब चाहिए, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। शुरू से ही मेरा जवाब रहा है लियू रुआन। बा निंगबिंग, मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं चुनूंगा। ये कहकर मैं मुड़ा और चला गया, स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ चलते हुए। इस बार उन्होंने और कुछ नहीं कहा। मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बा निंगबिंग, क्या हम सच में गलत थे? वाइट डाउन जैकेट में फांग युआन का वजूद बर्फ और भीड़ में धीरे धीरे गायब हो गया। लियू यान की आवाज निराशा से भरी हुई थी। उसका दिल भारी हो गया था, इतना कि उसका रोना निकलने वाला था, लेकिन वो रो नहीं सकती थी। वो सिर्फ अपने गले में कसक महसूस कर सकती थी। निंगबिंग ने जवाब नहीं दिया, बस उस दिशा में खामोशी से देखती रही जहां से मैं गया था। उसने पहले कभी इतनी मजबूत एहसास महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सच में फांग युआन को हमेशा के लिए खो दिया हो। 15 साल और 3 साल, सिर्फ 3 साल के झूठ की वजह से उन्होंने अपने 15 साल के सच्चे और पाक प्यार को खो दिया था। अभी वो दोनों कौन थीं? मैंने तुमसे कहा था कोई तुम्हें बुला रहा है, और तुमने कहा मैंने गलत सुना। ठंडी हवा चल पड़ी, जिससे यू जुआन की नाक लाल हो गई। हालांकि वो दोनों नॉनचांग से थे, युआन ने बाई और लू फैमिलीज की शोहरत के बारे में जरूर सुना हुआ था, लेकिन क्योंकि अभी वो सिर्फ स्टूडेंट्स थे, उनका पहचान न पाना नॉर्मल था। फांग युआन ने भी उनके नाम सीधे नहीं बताए, बस सर हिलाकर बात डाल दी। बस कुछ पुराने दोस्त हैं, जल्द ही उन्हें दोस्त भी नहीं कहा जाएगा। ओ, क्या कुछ हुआ था? मैंने बहुत हल्की आवाज में कहा, लेकिन युआन ने जैसे ही सुना, उसे समझ आ गया कि उनकी कहानी में जरूर कुछ ज्यादा था, लेकिन उसकी आदत नहीं थी दूसरों के प्राइवेट मामलों में दखल देने की। आखिरी सवाल बिना सोचे पूछ लिया गया था, और पूछने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह बदतमीजी थी। इसलिए वो बस 2 बार हल्का सा हंस दिया और बात वहीं छोड़ दी। अगर बताना ठीक नहीं लगता तो ऐसा समझो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने जुआन के लिए बर्फ के खूबसूरत मंजर की कुछ तस्वीरें खींची और फिर हम दोनों खुशी खुशी डॉर्मेट्री लौट आए। जैसे ही हम डॉम वापस आए, जुआन ने मुझे कंप्यूटर खोलते देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा था। जब उसकी नज़र गलती से मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के कंटेंट पर पड़ी, वो एक्साइटेड हो गया और पास आ गया। कसम से, मैंने सच में बस गलती से देखा था, मैं झांकने की कोशिश नहीं कर रहा था। जू जुआन ने अपनी मासूमियत साबित करने के लिए आंखें झपकाईं। आखिर उसने मेरे कंप्यूटर पर खुली न्यूज़ की तरफ इशारा किया। क्या तुम भी हाल ही में नॉनचांग यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसमें इंटरेस्टेड हो? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो चेंजी नाम का आदमी हद से ज्यादा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे दूसरे मेल स्टूडेंट के बैकग्राउंड से जलन थी, उसने इतनी बेरहमी वाली चीजें की। वो दोनों यंग लेडीज भी काफी बेचारी हैं। साफ था कि वो उसकी मदद नेक दिल से कर रही थी, लेकिन आखिर में उनकी अच्छाई का नतीजा बुरा निकला। मैं सुनता रहा और आखिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। जब मैंने उस इंटरव्यू को दोबारा देखा और एंड तक पहुंचा तो मैं जोर से हंस पड़ा। तो ये था उनका सो कॉल्ड सल्यूशन, सारा इल्जाम अकेला चेंजी पर डाल देना और खुद आराम से छुप जाना, ऊपर से खुद को विक्टिम्स भी दिखाना। लेकिन जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया था वो सिर्फ चेंजी नहीं था। ये भी कहा जा सकता है कि बिंगबिंग और लियू यान ने जो किया उसने मुझे चेंजी से भी ज्यादा चोट पहुंचाई। जैसे एक इंसान किसी अनजान की अचानक दुश्मनी को भी सह लेता है, लेकिन सबसे मुश्किल चीज होती है दोस्तों की धोखेबाजी को सहना। मेरे लिए चेंजी उस अनजान आदमी से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन निंगबिंग और लियू यान वो लोग थे जो 15 साल तक मेरे साथ रहे, हर मुश्किल में मेरे साथ चले।
मेरे लिए उन्हें मेरी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट लोग होना चाहिए था, लेकिन आखिर में उन्होंने किसी और के लिए मुझे चोट पहुंचाई। जब सारे हिसाब चुकता करने का वक्त आया तो उन्होंने सारा इल्जाम चेंजी पर डाल दिया। लेकिन पहले वो चेंजी से इतना गहरा प्यार करती थीं, अब इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती थीं? मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। कोई ना कोई आखिर इन सवालों का जवाब मुझे दे ही देगा। विंटर ब्रेक के दौरान मैं नानचांग वापस गया। सच कहूं तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा था कि मैं यीचेंग में सेटल हो जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा, लेकिन अब आधा साल भी नहीं गुजरा था और मैं फिर से लौट आया था। मैं ज्यादा देर नहीं रुका। प्लेन से उतरते ही सीधा प्रिजन गया चेंजी से मिलने। मैं जानना चाहता था कि उस वक्त असल में हुआ क्या था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिंग और लिू यान सिर्फ मेरे चले जाने की वजह से उस इंसान से नफरत करने लगेंगे जिसे वो कभी सबसे ज्यादा प्यार करती थीं। लेकिन जब हम मिले, चेंजी का हर लफ्ज एक तेज कांटे की तरह था। मुझे वो आधा जवाब भी नहीं दे रहा था जो मैं चाहता था। मैंने अपनी भावों के बीच की जगह को मसला और दिल की जलन को दबा दिया। उस वक्त जो हुआ वो तुमने अकेले नहीं किया था। मुझे यकीन नहीं तुम उनसे इतना प्यार करते हो कि उनके लिए सब कुछ छुपा लो। अगर वो सच में बिंग और लिू यान से प्यार करता था तो फिर कैसे पिछली जिंदगी से लेकर अब तक हमेशा उन्हें मेरे पीछे लगाने की कोशिश करता रहा। चेंजी की गालियां अचानक रुक गईं। काफी देर बाद उसने अविश्वास भरी आवाज में कहा, क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? लेकिन फिर सोचने के बाद चेंजी को लगा ये मुमकिन नहीं है। अब उनका दिल और रूह पूरी तरह से तुम्हारे लिए है। क्या तुम ये सच में कर पाओगे? मुझे असल में चेंजी की सोच समझ नहीं आई। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने गहरी सांस छोड़ी। तुम्हें बस विजिटेशन रूम के ग्लास के उस पार से मुझे सब कुछ बताना है। मुझे नहीं पता चेंजी क्या सोच रहा था। उसने मुझे गहरी नजर से देखा और आखिर जोर से हंस पड़ा। तुम और वो सच में एक तरह के लोग हो, दोनों उतने ही बेरहम। जब तक तुम्हारे खुद के फायदे को चोट न लगे, तुम किसी के साथ भी बेरहमी कर सकते हो। ये सुनकर मैंने अपना सर हिलाया, लेकिन जो रीजन मैंने दिया उसने उसे भी हैरान कर दिया। मैं उनके जैसा नहीं हूं। ये सच है कि मैं अपने फायदे के लिए काम करता हूं और दूसरों के लिए रूथलेस हो सकता हूं, लेकिन ये हमेशा लीगल, मॉरल और रीजनेबल बाउंड्स के अंदर होता है। मैंने निंग बिंग और लिू यान के खिलाफ डायरेक्टली सू करना नहीं चुना। आखिरकार बाय फैमिली और लिू फैमिलीज के सोल एयर्स होने के नाते उनके वर्ड्स और एक्शंस बाय और लिू फैमिलीज को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वो पूरे नॉनचेंग को मेरा केस हैंडल करने से मना करवा सकते थे, तो नेचुरली वो अब भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मैंने वही मेथड इस्तेमाल किया जो उन्होंने एक बार उस दिन किया था जब मेजर यूनिवर्सिटी ने अपना सेमेस्टर शुरू किया था। एक खबर भी जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या तुमने सुना? मैंने सुना है कि जो फ्रेशमैन पिछले साल अरेस्ट हुआ था, उसके पीछे असलियत में कोई उसे बैक कर रहा था, वरना उस स्टूडेंट के पास कोई पावर या इन्फ्लुएंस नहीं थी। विक्टिम ने उस वक्त रिपोर्ट करने का क्यों नहीं सोचा? क्या इसीलिए क्योंकि कोई पर्दे के पीछे से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था? इस सब के पीछे कौन है? क्या तुम्हें गेस्ट भी करना पड़ेगा कि बाय और लिू फैमिलीज के उन दोनों ने पहले उसके साथ कितना अच्छा ट्रीट किया था? क्या ये सबके लिए ऑब्वियस नहीं था? उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो एक्चुअल विक्टिम के अलावा कुछ नहीं जानते थे, और कौन जानता होगा इसके अलावा? मैंने सुना है कि वो विक्टिम उनका चाइल्डहुड स्वीटहार्ट भी था। ये बात और भी ज्यादा सही लगती है, लेकिन एक लवर और एक दोस्त के बीच ऑफ कोर्स आप लवर को ही चुनते हैं। टॉपिक की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, जिससे बाय और लिू फैमिलीज के असली लीडर्स को रियलाइज हुआ कि चीजें बुरी तरह डेवलप हो रही हैं। उन्होंने तुरंत पब्लिक रिलेशंस करना शुरू कर दिया। ये हॉट सर्चेस को सप्रेस करने का वही पुराना टैक्टिक था। जो ट्रिक पहले हमेशा काम करती थी, इस बार उल्टी पड़ गई, और यहां तक कि डायरेक्टली पब्लिक आउटरीच भड़क गई। दोनों फैमिलीज की ऑफिशियल अकाउंट्स के नीचे सिर्फ प्रोटेस्ट और डिससैटिस्फैक्शन की आवाजें थीं। क्या तुम थोड़े और क्रिएटिव नहीं हो सकते? हर बार वही पुरानी ट्रिक। तुम शायद इससे बोर नहीं हुए होगे, लेकिन मैं हो गया हूं। सही बात है, इतनी बड़ी पावर तुम कोई एविडेंस क्यों नहीं दे सकते? फिर से हॉट सर्चेस को सप्रेस कर रहे हो। ये क्या है, एक गिल्टी कॉन्शियंस? दोनों फैमिलीज बुरी तरह बिजी थीं, लेकिन टॉपिक की पॉपुलैरिटी बिल्कुल कम नहीं हुई। पीआर टीम ने नेचुरली रियलाइज किया कि कोई पर्दे के पीछे से आग में तेल डाल रहा है, इसीलिए उन्होंने पलटकर ओरिजिनल विक्टिम को स्लैंडर करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि विक्टिम पहले से ही बहुत टिमिड था और मुसीबत से डरता था और ऐसे इंसिडेंट के बाद बोलने की हिम्मत नहीं की। ये चुप करवाने या पुलिस को कॉल करने की हिम्मत ना होने का केस नहीं था। कुछ नेटिजन्स ने उनकी बात पर यकीन कर लिया। ऑफ कोर्स, अगर कुछ लोगों ने यकीन किया तो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने यकीन नहीं किया।
दोनों साइड्स ने एक फ्लेम वॉर शुरू कर दी। हर किसी को लग रहा था कि सच उनके पास है। डिस्कशन का सेंटर तुरंत मेरी तरफ शिफ्ट हो गया। कुछ लोगों ने तो क्लूज फॉलो करके मेरा अकाउंट भी ढूंढ लिया। कुछ ने मुझे बुरा भला कहा, जबकि दूसरों ने मुझे सपोर्ट किया, और कुछ ने मुझसे पूछा कि मामले की असली ट्रूथ क्या है। जब बाय और ल्यू फैमिलीज को लगा कि वो आराम से छुप सकते हैं, तभी एक रियल नेम ऑनलाइन एक्सपोज ने बाय और ल्यू फैमिलीज को हॉट सर्च पर धकेल दिया। वो मैं था। उस पल में मैं बहुत लकी था कि मुझे चीज़ें रिकॉर्ड करने की आदत थी। मैंने पहले की पुलिस रिपोर्ट की वीडियो ली और उस वक्त की रिकॉर्डिंग ली जब बाइंडिंग बिंग और ल्यू रु यान ने मुझे मेरी रिपोर्ट वापस लेने के लिए फोर्स किया था। जैसे ही ये पब्लिक हुई, इसने तुरंत एक नई लहर शुरू कर दी। उनकी शुरुआती फीलिंग से लेकर कैसे बाइंडिंग बिंग और ल्यू रु यान ने चेंजी के खातिर दीवानपन में मेरा पीछा किया, फिर कैसे चेंजी ने मुझे बार बार चोट पहुंचाई, उनके अनजान बनने से लेकर उसे छुपाने को चुनने तक, और आखिरकार प्रोएक्टिवली मेरा डिज़ाइन चोरी करने तक, उनके दिलों में एक खुश चेंजी प्यार कब का कानून से ऊपर निकल गया था। अगर बाद में बात इतनी ना बढ़ती और उन्हें पता चला कि जिस इंसान से वो प्यार करते थे वो उनसे बदले में प्यार नहीं करता था, बल्कि सिर्फ बेशर्मी से उनका इस्तेमाल कर रहा था, सिर्फ तभी शर्म और गुस्से में उन्होंने खुद उस इंसान को प्रिजन भेजा जिसे उन्होंने कभी बचाने की पूरी कोशिश की थी। मामले की ट्रूथ आखिरकार साफ हो गई। चाहे बाय और ल्यू फैमिलीज ने कितनी ही बहस करने की कोशिश की, वो आखिरकार बेकार थी। ये इंसिडेंट नेचर में सीरियस था और इसने अथॉरिटीज की अटेंशन अपनी तरफ खींची। एक थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद सिचुएशन आखिरकार उस तरफ डेवलप हुई जिसे अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। बाय और ल्यू फैमिलीज आखिरकार कोलैप्स हो गईं। वो सब चीजें जो उन्होंने पहले की थी वो भी एक्सपोज हो गईं। मैं बिंग और ल्यू रुआन से फिर से मिला। उन दोनों के चेहरों पर अब पहले जैसी चमक नहीं थी। उनका थका हुआ हुलिया भी दिखा रहा था कि इस दौरान उन्हें अंदर से कितना सताया गया था। उन्होंने मेरी तरफ उलझे हुए एक्सप्रेशंस के साथ देखा। उनकी आवाजें मायूसी से भरी हुई थीं। क्या तुम हमसे इतनी नफरत करते हो? इतनी ज्यादा कि तुमने हमारी 15 साल की दोस्ती को नजरअंदाज कर दिया और हमें कोने में धकेल दिया। मैं उनकी बातों का अनसुना मतलब समझ गया और एक पल के लिए मुझे ये थोड़ा मजाकिया लगा। क्या मुझे तुमसे नफरत नहीं करनी चाहिए? अब हमारी 15 साल की दोस्ती का जिक्र मत करना। वो लोग जिन्होंने सबसे पहले हमारी 15 साल की दोस्ती को छोड़ा था, क्या वो तुम दोनों नहीं थीं? जब तुमने मुझे चेंजी को खुश करने के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, तब तुमने 15 साल की दोस्ती की बात नहीं की। मुझे चेंजी के खिलाफ लॉसूट वापस लेने पर मजबूर किया और नैंच के सारे पुलिस स्टेशंस को मेरी रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं छोड़ा। तुमने तब भी 15 साल की दोस्ती की बात नहीं की। मेरा डिजाइन चुराकर चेंजी को देना, वो पीस टैलिस्मैन जिसके लिए मैं कदम कदम पर घुटने टेक कर दुआ मांग रहा था, उसे चेंजी को देना, तुमने तब भी 15 साल की दोस्ती की बात नहीं की। अब जब आग आखिरकार उन तक पहुंच गई है तो वो आकर 15 साल की दोस्ती की बात कर रही हैं। मुझे माफ करना अयुआन। बिंग और ल्यू रुआन की आंखें दुख से भरी हुई थीं। वो आखिरकार समझ गई थीं कि उनके बीच अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। आधे महीने बाद बय और ल्यू फैमिलीज ने एक के बाद एक बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। पहले की वो दो डार्लिंग्स ऑफ हेवन एक ही सुबह में रस्ते पर घूमने वाले ऐसे चूहे बन गईं जिसे हर कोई मारना चाहता था। हालांकि फादर बय और फादर ल्यू ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की और वो नैंच दा में ही रहीं, लेकिन पहले और बाद के बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क था। इसने सच में उन्हें काफी तकलीफ का मजा चखाया। अब कोई उनके पीछे नहीं घूमता था। वो जहां भी जाती उन्हें ठंडी नजरों का सामना करना पड़ता था और बय और ल्यू फैमिलीज की प्रोटेक्शन के बिना दोनों कॉरपोरेशंस के बैंक्रप्ट होने के बाद बड़े कर्जे भी थे। मैं आखिरकार ल्यू रुआन पर चोरी का केस करने में कामयाब हो गया, क्योंकि डिजाइन को आखिरकार उनकी तरफ से वापस किया गया मान लिया गया था। इसलिए आखिरी पेनल्टी सिर्फ इमोशनल डिस्ट्रेस का कॉम्पेंसेशन और पिछली गलत तोहमतों के लिए थी। पुराने वक्त की बई निंगबिंग और ल्यू रुआन के लिए ये आखिरी कॉम्पेंसेशन 50,000 से थोड़ा ऊपर रखा गया था। ये 50,000 उनके डेली अलाउंस का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन उनके लिए अब ये जले पर नमक छिड़कने जैसा था। मैं बहुत दयालु था और उन्हें कर्ज चुकाने के लिए और वक्त दिया। आखिरकार बाकी लाखों और करोड़ों के कर्जों के मुकाबले मेरा 50,000 सच में बहुत कम था। मैं सच में उन्हें कोने में नहीं धकेलना चाहता था। मैं बस अपने तरीकों से अपने लिए देर से मिलने वाला इंसाफ चाहता था। जब सब कुछ आखिरकार शांत हो गया, मैंने जू हुआन और अपने डॉम के बाकी 2 दोस्तों को एक बड़ी सेलिब्रेटरी मील के लिए बुलाया,
ताकि मैं अपने आने वाले नए जन्म का जश्न मना सकूं। मेरा अब आखिरकार बई निंगबिंग और लियू रुआन के साथ सच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और अगर होगा भी तो वो सिर्फ एक लेन देन का रिश्ता होगा। इस लंबी लड़ाई में सच में बहुत वक्त लगा, जब से ये शुरू हुई और जब ये खत्म हुई। पल के झपकते ही 3 साल गुजर गए। जश्न के नाम पर यह गैदरिंग शायद उनका साथ में आखिरी खाना था। जू हुआन ने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली थी। खत्म होने तक वो फैंग युआन पर सहारा लिए हुए था और बिना रुके रो रहा था। अय युआन, तुम सच में कमाल के हो। इतने सब से गुजरने के बाद भी तुम अभी तक इतने मजबूत हो। अगर मैं होता तो मैं यकीनन बहुत पहले ही टूट जाता। मैं हंसा और जू हुआन के आंसुओं को अपने कंधे पर शर्ट भिगोने दिया। लेकिन इमोशंस जिंदगी की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चाहे तुम किसी भी चीज से गुजरे हो, जिंदगी तुम्हारी अपनी है। हमारा जमीर साफ होना चाहिए। युआन, तुम्हारा फ्यूचर में क्या करने का इरादा है? एक और रूममेट ने मेरी तरफ तारीफी नजरों से देखा। आखिरकार अकेले दबाव झेलना, 2 बड़े फाइनेंशियल कंग्लोमरेट्स के जुल्म का सामना करना और फिर भी आखिर तक टिके रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। इतनी हिम्मत और विल पावर के साथ उसने सोचा कि मैं फ्यूचर में जो भी करना चाहूंगा मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा। पहले मैं पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम दूंगा। जहां तक दूर के फ्यूचर की बात है तो बेशक मुझे डिजाइनर बनना है।